जा, हाँ, इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच में अवसर कि के बीच में क्या है कि किसी प्रकार का कूटनीतिक मतभेद जो हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा। बीपीएससी तुमसे यह नहीं पूछेगा कि भाई उसके बीच में युद्ध का क्या कारण था, इजराइल और ये ईरान और यूएसए के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका कारण तुमसे नहीं पूछेगा, वो जानना बहुत जरूरी है। तुमसे पूछेगा कि भाई वो मध्य एशिया का देश कहे जाते हैं, ईरान क्या होता है, मध्य एशिया का देश कहा जाता है। तो मध्य एशिया में हो रहे जो राजनीतिक अस्थिरता है या जो अभी विद्रोह चल रहा है या जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, सिंपल सा बात है ना। देखिए कि तेल महंगा हो जाएगा, मेडिसिन महंगा हो जाएगा, आयात निर्यात प्रभावित होगा, तो उसको हम लोग एक सीरीज में पढ़ेंगे, ठीक है परमिला, इसमें पढ़ेंगे, एक सीरीज में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है कि किस कारण से इसके बीच में युद्ध हुआ है और ईरान पर क्यों हमला किया गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। थोड़ा सा ये परिचय है, इस परिचय का तुमको पीटी में काम, पेपर में नहीं काम देगा, मैंने तुमको जानना जरूरी है ताकि तुम्हारा अवेयरनेस खुले, है ना। इसमें हम लोग मैपिंग भी करेंगे, मैपिंग के थ्रू भी समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग इसको कैसे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो हेडिंग दे दीजिए, ईरान, यूएसए तथा इजराइल के मध्य तनाव तथा भारत पर उसके प्रभाव। ठीक, देखो टॉपिक क्या है, ईरान, यूएसए तथा इजराइल के मध्य तनाव। तनाव हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि तनाव में युद्ध अपने आप समाहित हो जाता है ना, तथा इंडिया पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उन चीजों को हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक, देखो अब इसको हम लोग फ्रेमिंग कर लेते हैं मेरे नाली कि हम इसमें लिखेंगे क्या क्या, हम इनमें किन किन बिंदुओं को लिखेंगे समझेंगे। सबसे पहला जो होता है, हम सबसे पहले इसको देखेंगे परिचय। क्या देखेंगे, परिचय, यानी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम कैसे और क्यों इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, सेकेंड जो होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे मुद्दा। क्या पढ़ेंगे, मुद्दा पढ़ेंगे। मुद्दा को ब्रैकेट में लिख लेना कि भारत के संदर्भ में, क्या लिखेंगे बाबू, भारत के संदर्भ में हम इस चीजों को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, उसके बाद जो होता है हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, निष्कर्ष को देखेंगे। इतना ही चीज हमको पढ़ना है। अभी क्या है कि इसका जो परिचय में डिस्कशन करेंगे, ये परिचय थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, और जहां जहां मेन पॉइंट लगेगा आपको उसको क्या करना है, साथ साथ में नोट करती चली जाना, क्योंकि इसको हम लिखवाएंगे नहीं, लिखवाने में समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, काफी लंबा ये टॉपिक है। ठीक है, देखो हम इसको मिटा देते ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने समझने के लिए। देखो तुम लोग भूगोल की विद्यार्थी हो, भूगोल पढ़ी होगी तुम लोग, तो तुम लोग को भूगोल में नक्शा बनाना पड़ता होगा। क्या है, नक्शा बनाना पड़ता होगा। ठीक, तो हम लोग पहले नक्शा को बनाते हैं बोर्ड पे, तुम लोग भी कॉपी पे बनाना, काफी आधा पेज में बड़ा बनेगा, और उस नक्शा के अकॉर्डिंग हम पढ़ने समझने का क्या करेंगे, फॉर्मूला प्रयास करेंगे। क्या बात है, आंख खुला हुआ है, रात को नहीं सोई हो क्या, पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो रहा है। यहाँ दिख रहा है, इसी से भी तो समय लगता है, उसके बाद जो है ना बाकी आपका आराम से होता चला जाएगा।
प्रमिला देखो तो नक्शा सही बनाए हैं प्रमिला? ठीक ना? चलो अच्छे से बनाओ क्योंकि नक्शा पे ही काम करना है। मधु नक्शा बना लो बाबू। यस सर, बना रहे हैं। अलास्का नहीं बनाया सर। लो भाई इसको अलास्का भी बना ही देते हैं, इसको मन बेचैन हो रहा है इस लड़की का। लो तुम बोलो तो मधु सर ग्रीनलैंड नहीं बनाया, बोलो बोलो तो बनाते हैं। सोचे हैं यही बोलने का। हाँ ठीक, लो और किसी को छूट रहा है तो बताओ है? चलो देखो हो गया। चले हम लोग देखो, ये ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच का जो मामला है, इस मामले में इंडिया का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं। उससे पहले हम इसके परिचय को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये परिचय आखिर होता क्या है, कैसे हम लोग इस चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, है ना। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा विश्व का पॉलिटिकल मैप है। क्या है बाबू? विश्व का यह पॉलिटिकल मैप है, जहाँ पे ये जो विषुवत रेखा है इसको दो भागों में बांट रहा है हमारे पूरे विश्व को। ऊपर के भाग में देखोगे तुम्हारा जी ये आता है क्या है, ये आता है कनाडा, यूएसए और क्या ये हमारा मेक्सिको। इसको छोड़ो, अब ये आता है क्या हमारा अफ्रीका। क्या आता है? अफ्रीका। और ये हमारा कौन सा देश आता है? ये आता है सऊदी अरब। क्या आता है? यहाँ पर कौन सा देश है? सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। इसके बाद में कौन सा देश आता है? ये ईरान। ये जो यहाँ पर क्या है, बीच में थोड़ा सा जगह मिला हुआ है, क्या है? जगह मिला हुआ है। ये क्या है? इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ पर्सिया। क्या बोलते हैं? सही बोल रहे हैं ना? तब इसको क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ पर्सिया। क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ पर्सिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कोनबा में सऊदी अरब का जो ये देखोगे यहाँ पर छोटा सा ये जो जगह टापू मिला हुआ है, यहाँ एक देश है, देश का नाम है ओमान। क्या नाम है? ओमान। क्या नाम है बाबू? ओमान। ओमान के जस्ट बगल में देखोगे यहाँ पे एक और देश, उस देश का नाम है यमन। क्या नाम है? यमन। ठीक है, YEMEN। ठीक है, इसका क्या नाम है? यमन। हो गया। अब देखो ये जो गल्फ ऑफ पर्सिया क्या है, वास्तव में खाड़ी है। क्या है बाबू? खाड़ी है। ठीक। अब देखोगे कि यहाँ पर क्या है कि ये जो इलाका है, ये इलाका चौड़ा है। जैसे यहाँ पर हम आएंगे ना, ये हल्का सा दबा हुआ है। क्या है? दबा हुआ है, फिर ये ऐसे निकला हुआ है। ठीक। अब परमिला बोलिए कि सर ये हरमुज है। देखो हरमुज क्या होता है, ये ओमान यहाँ पर हो गया। तो ये सब जो है ना, ये वास्तव में अरब सागर का इलाका है। क्या है बाबू? अरब सागर है। ये किसका इलाका है मधु? अरब सागर का इलाका है। तो ओमान जो देश है, तो ओमान देश के कोने पर अरब सागर का क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। तो इस पानी को क्या कहते हैं? ओमान की खाड़ी। क्या कहते हैं? ओमान की खाड़ी। क्या बोलते हैं? ओमान की खाड़ी। तो यहाँ ओमान की खाड़ी हो गया, और यहाँ कौन सा हो गया? गल्फ ऑफ पर्सिया, पर्सिया की खाड़ी हो गया। तो ओमान की खाड़ी और गल्फ ऑफ पर्सिया को जो अलग करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है हॉर्मुज। क्या बोलते हैं? हॉर्मुज। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ठीक है, ये हार्मुज समझ में आ गया। अब हार्मुज महत्वपूर्ण क्यों है, चीज को समझो थोड़ा सा। यहाँ पर देखो ध्यान से, हमने बताया कि ये बाबू तुम्हारा क्या है, इतना बड़का देश क्या है? ईरान है। क्या है? ईरान है। ठीक, यह पानी। फिर यहाँ पर हल्का सा जाओगे ऐसे, सऊदिया है। इराक तो इधर ना आएगा। क्या है? ये सऊदिया है। ठीक। अब इधर में पानी है। क्या है बाबू? पानी है। इसको क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ पर्सिया। फारस की खाड़ी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फारस की खाड़ी। ये क्या है? यहाँ ओमान देश है,
और ये पूरा कौन सा सागर, अरब सागर। तो ओमान के खाड़ी के पास में क्या है, जैसे देखती हो भारत के पास में सब किसका पानी है, हिंद महासागर का पानी है, क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं ना, अपना अधिकार कर लिया, ये मोटा मोटी आप यही समझ लो। तो ओमान के पास में जो पानी आता है, फिर यहाँ से मुंह फैला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमान की खाड़ी, क्या कहते हैं, ओमान की खाड़ी। तो यहीं पर क्या है कि एक छोटा सा जंक्शन पॉइंट है, देखो ठुड्डी निकला हुआ है ना, इसी थोड़ा सा ठुड्डी को, ये 30 से 40 किलोमीटर की मात्र चौड़ा है, इसी को कहा जाता है हारमूज। क्या कहते हैं, हारमूज। अब ये हारमूज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हारमूज इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब हम आगे इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो ये सब बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि हारमूज महत्वपूर्ण क्यों है, देखोगे ईरान के पास क्या है, कल बताए थे, बहुत तेल है, ठीक, पेट्रोल है। ये इधर कौन सा देश कल बताए थे, इराक, इराक के पास में क्या है, बहुत तेल है, हैं? तुर्की यहाँ ना आएगा भाई साहब, ये तुर्की हो गया, ये कैस्पियन सी हो गया, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, और कुछ बनाए, नीचे आ गया पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान हो गया, और कुछ बनाए, हो गया। देखो समझो यहाँ पर ध्यान से, अभी हम सऊदी अरब में कतर खतर पे नहीं आए हुए, इधर देखो पर मिला, अरे देखो यार यहाँ पर ये क्या है कि इराक तेल का बहुत भंडार, तुर्की तेल का बहुत बड़ा भंडार, कैस्पियन सागर बहुत बढ़िया, वहाँ भी तेल खोदा जाता है, तेल का अच्छा ठीक ठाक है, तुर्कमेनिस्तान तेल का भंडार, पाकिस्तान यहाँ भी थोड़ा बहुत तेल निकलता रहता है, ओमान तेल का भंडार, सऊदी अरबिया तेल का भंडार, यमन तेल का भंडार, यहाँ आसपास में कतर है, वहाँ पर तेल का भंडार, ठीक। देखो इसको हम लोग बोलते हैं मध्य एशिया का देश, क्या कहते हैं, मध्य एशिया। मध्य एशिया क्यों बोलते हैं कोमल, क्योंकि ये सब तो एशिया का देश हुआ ना, तो मध्य मतलब क्या होता है, बीच में, क्या होता है, बीच में। कैसे बीच में, तो यहाँ अफ्रीका हो गया और यहाँ क्या हो गया, एशिया हो गया, तो एशिया अफ्रीका के बीच वाले भाग को क्या बोल दिया गया, मध्य एशिया। बात समझ में आया। अब देखो ध्यान से, ईरान के पास जमीन बहुत ज्यादा है, क्या है, छोटा देश है, उसके पास एरिया बहुत ज्यादा है। बात समझ में आया। ईरान जो है 1966-67 से ही क्या था, अपने उत्पादन, तेल उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, क्या था, प्रसिद्ध था। और हम लोग जितना भी तेल मंगवाते हैं ना सऊदी अरब से चाहे कहीं से भी, तो हमारे भारत में अधिकांश तेल इसी रूट से गल्फ ऑफ पर्सिया होकर के ही आता है। जैसे मान लो अगर हम भारत में 100 लीटर पेट्रोल, हम 100 लीटर क्या मंगवाते हैं, क्रूड यानी कच्चा तेल मंगवाते हैं ना, तो वो कच्चा तेल जो होता है इसका लगभग 35 से 50% हिस्सा इसी देश से होकर के आता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर में कहा गया है कि भारत जो है विश्व के 46 देशों से क्या करता है, तेल मंगवाता है। कितने देशों से, परमिला, 40 देशों, यानी अमेरिका से भी तेल मंगवाता है कौन, इंडिया, कनाडा से भी मंगवाता है, बात समझ में आया, वेनेजुएला से भी मंगवाता है, बाकी अफ्रीका का कुछ कॉन्टिनेंट है वहां से भी तेल मंगवाता है, जहां जहां इसको तेल मिलता है। रसिया से तेल मंगवाता है, परवे करती होगी ना, करती हो ना। तो 46 कंट्री से क्या मंगवाता है, तेल मंगवाता है। और सोचो कि उस तेल का 50% हिस्सा जो होता है ये खाली स्टेट ऑफ हारमूज होकर के आता है। हारमूज मतलब क्या है, छोटा सा जगह नाम डाल दिया गया होगा, मतलब इसी गल्फ ऑफ पर्सिया से होकर के आता है। समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये इलाका यानी हारमूज जो संधि है, वो हारमूज जो है वो बात सोचो कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रूट मान रहा है। अगर हम 100 लीटर तेल में 50 लीटर तेल केवल इसी इलाका से मांगते हैं, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो ये हमारा तेल आएगा नहीं ना, खपत हमारे यहाँ ज्यादा, लेकिन हमको उपलब्धि नहीं मिल पा रहा तो हमको महंगाई बढ़ेगा। और ये जो स्टेट ऑफ हारमूज है इस पर वास्तव में किसका कब्जा है, इस पर ईरान का कब्जा है। अभी हम तुमको कहानी बता रहे हैं, फिर आगे हम टॉपिक पे पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक, इस पर किसका कब्जा है, ईरान का कब्जा है। उसके बाद ईरान में एक जगह है, जगह का नाम है चाबहार बंदरगाह। क्या नाम है, चबहार। क्या बोलते हैं परमिला, चबहार की चहार है, अच्छा पहले चबा लो तब हार निकलेगा, वाह। चबहार बंदरगाह कुछ होगा, या नाम हम नहीं बोल पा रहे, क्या है, चबहार बंदरगाह। अब भारत और ईरान के बीच में 2016 में एक संधि हुआ था। क्या हुआ था, संधि हुआ था ईरान और किसमें, भारत में। भारत वाला बोला कि देखो, सर मोदी साहब किए थे, बोला कि देखो यार ईरान, हमारा जो जहाज यहाँ से निकल के जाता है हिंद महासागर होते हुए जाएगा ना, तो तुम चबहार बंदरगाह पर क्या करना, हमको तुम लंगर डालने का अनुमति दे देना। क्यों डालना लंगर का, ताकि हम सऊदी अरब से कहीं से तेल अगर हम लेंगे ना, तो तेल हम क्या करेंगे, इसी जहाज पर ला देंगे, हम जल्दी से चले आएंगे, तो हमारा क्या होगा, तेल का खर्चा बचेगा।
अगर तुम हमको नहीं दोगे तो हमको जहाज को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, यहाँ लेके जाना पड़ेगा, ये साइड में है ना। तो यहाँ फिर मेरा डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो तेल मेरा यहाँ महंगा बिकेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में हर चीज़ क्या होता है, जितना नज़दीक अगर कुछ हमको मिल जाए तो हम उतना ज़्यादा क्या करते हैं, जाना पसंद करते हैं। ईरान बोला ठीक है दोस्त, मेरा भाई भाई हम कर देते हैं। तो ईरान बोला कि ठीक है, तुमको हम चबहार बंदरगाह क्या करते हैं, देते हैं, यानी तुम अपना जहाज को यहाँ रखो और अपना जो व्यापार तुमको करना है तो अपना व्यापार करते रहो। अभी तक यही होता रहा। 28 फरवरी 2026 तक, 28 फरवरी 2026 तक ये घटनाएं यही थी कि हमको ईरान मदद करता था, हम भी ईरान को कुछ भेजा करते थे। बात समझ में आ गया। परंतु अब मामला क्या आता है, क्यों झगड़ा किया गया है, क्यों हमला किया गया है इजराइल के द्वारा और यूएसए के द्वारा, है ना। एक मुद्दा ये आता है, देखो ध्यान से। अब चले हम लोग आगे। अब बताओ तो इजराइल कहाँ है यहाँ पर, मिला इजराइल कहाँ है, मिस्र कहाँ है, मतलब इसमें घुसा हुआ कि यहाँ वहाँ कहीं पर होगा ये, यही ना। फोटो बना ले, यहाँ पर हम बनाए फोटो, देखो ठीक। यही है ना, ठीक। अब देखो ये जो त्रिशूल हम बनाए हैं, यह क्या बना है, त्रिशूल बनाए हैं, ये वास्तव में 1946 की हम बात बताते हैं। कब का बात बताते हैं, 1940। ये नक्शा थोड़ा सा और इधर जाएगा बोर्ड पे, बस समझ लो ध्यान से। इधर देखो बिन्नाली, ये जो त्रिशूल टाइप का नक्शा है, ये वास्तव में 1946 में एक स्वतंत्र देश के नाम से जाना था। उसका देश का नाम था फिलिस्तीन। क्या जानता था, देखो ध्यान से। 1946 में यह जो मिस्र से अलग खिसका हुआ जो देश हमारा है त्रिकोण टाइप का, ये वास्तव में एक नाम से उसको बोला जाता था, क्या उसको बोला जाता था, फिलिस्तीन। क्या बोला जाता था, फिलिस्तीन बोला जाता था। और इसी कोनवा में यहाँ पर क्या था, छोटा सा जगह था, वो इजराइल था। क्या था, इजराइल था। क्या था बाबू, इजराइल था, एक अलग देश था। अब क्या हुआ कि इजराइल जो, उसमें यहूदी लोग ज्यादा रहते हैं, दिमाग का माना जाता है, बहुत तेज इंसान होता है। अभी तक जो भी जीन है आदमी लोगों में, उसमें इजराइल यहूदी लोग का दिमाग बहुत तेज चलता है। ये मतलब प्रूवन है, कैसे, इससे मतलब वो साइंस से प्रूव किया हुआ है ना। हमारे इंडिया का दिमाग तो रहता नहीं है, बस खाना पीना खाना, मस्त होना जाना, उसमें कहीं अहिर भी लगेगा, कहा बताओ, अलग रहता है ना। चलो ठीक, यहाँ पे आते हैं। ये क्या था, इजराइल था। इजराइल क्या था, वो महत्वाकांक्षी देश है। क्या है, महत्वाकांक्षी। धीरे धीरे क्या किया बाबू, ये इस फिलिस्तीन को मिटाना शुरू कर दिया। क्या किया, मिटाना शुरू किया। क्या किया, शुरू कर दिया। अब देखो क्या है कि इस बड़े से इलाके में सारा कब्जा किसका हो गया है, इजराइल का। मतलब 2/3 हिस्सा पर किसका कब्जा हो गया है, इजराइल का। और मात्र अभी इतना छोटा सा देश देखोगी, इतना हल्का हल्का इलाका, यहाँ थोड़ा, यहाँ यही बचा हुआ है फिलिस्तीन। बाकी जो उजला जगह किसका कब्जा हो गया है, इजराइल का। ये 2026 की बात बता रहे हैं, ये दिसंबर तक का नक्शा है। जरा सोचो कोमल, कि तुम्हारे घर में पड़ोसी पहले घर बनाया, क्या बनाया, बगल की जमीन घर बनाया, और धीरे धीरे तुमको क्या किया, मार्केट के साइड करते चला गया। तो तुम तो विद्रोह करोगी ना, तुम क्या करोगी, विद्रोह करोगी, अपने जमीन को बचाओगी। तो तुम जो अपने जमीन को बचाने लगी, तो तुमको फिलिस्तीन लड़ाका कह दिया गया। क्या कह दिया गया परमिला, फिलिस्तीन लड़ाका। क्योंकि इजराइल जब इसको कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा, तो फिलिस्तीन में रहने वाले पहले के लोग विद्रोह तो करेंगे ना, कि नहीं मेरा जमीन तुम कैसे आ गए हुए हो। तो इस फिलिस्तीन को, समझो ध्यान से, इस फिलिस्तीन को लड़ने के लिए हथियार कौन दिया, ईरान दिया। ट्रेनिंग कौन दिया, ईरान दिया। विभिन्न प्रकार का पैसा कौन दिया, ईरान दिया। बात समझ में आया। तो अब ईरान और इजराइल में क्या हो गया, प्रेम हुआ कि दुश्मनी होगा, दुश्मनी होगा। तो अब क्या कि इजराइल बोला कि हम इसको हटा रहे हैं, किसको, फिलिस्तीन को, और ईरान वाला इसको मदद कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल बोला क्या, कि ईरान जो है वो फिलिस्तीन लड़ाका को, यानी आतंकवादी हम उसको मानते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जरा बताओ कि क्या गलत किया, नहीं किया ना भाई। फिलिस्तीन कमजोर था, इसको मतलब देखो, अभी टॉपिक हम नहीं पढ़ा रहे, कहानी सुना रहे तुम लोगों को, टॉपिक कुछ देर बाद पढ़ेंगे, तो इसको समझ लो।
तो ये क्या किया, ईरान इसको मदद किया। ईरान ये नहीं चाहा कि भाई जिस प्रकार हम संप्रभु सत्ता संपन्न देश हैं उसी प्रकार फिलिस्तीन संप्रभु सत्ता संपन्न देश था, लेकिन इजराइल जो था अपने दिमाग से, अपने कुचक्र से, विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक हथियार से इसको बम गोली मारना शुरू कर दिया। क्या किया, बम मारना शुरू कर दिया। और इस फिलिस्तीन का सबसे महत्वपूर्ण था वो गाजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं परमिला, बोलते हैं ना, हाँ गाजा बोलते हैं, गाजा पट्टी कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया, बमबारी खूब कर लिया, अभी तक उसमें विद्रोह हो रहा है। तो इजराइल को दुश्मनी खुन्नस हो गया, किससे, ईरान से। किस कारण से, फिलिस्तीन के कारण से। उसका कहना क्या था कि फिलिस्तीनी को ईरान वाला क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। बात समझ में आया कि इस दोनों के बीच में क्या झगड़ा है, तो दिक्कत। अब हम आते हैं भाई, ये तो यहाँ पर कौन सा सागर है इस आकार का, बताओ। हमारे अल्फाबेट का सागर बना हुआ, नहीं संतोष नाम लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं संतोष बना हुआ है, नहीं ये सागर का सागर है ये, नहीं मधु, ठीक। अब देखो, और एक बार एग्जाम में आया था कि कौन सा ऐसा सागर है जिसका ऐसा आकार रहता है। अच्छा एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, अरे वाह, सर है, ठीक। एनसीईआरटी में भी दिया है। अच्छा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वाह वेरी गुड, हाँ, ज्योग्राफी के बुक में दिया है 6th क्लास में। वेरी गुड। देखो अब क्या है कि ऐसा कार का अटलांटिक महासागर, सोचो तो नंदनी, इतना समुंदर पार करके यूएसए यहाँ ईरान पर क्यों बमबार्डिंग किया, क्यों हमला किया, सोचने वाली बात है ना। इसका तो समझ में आता है, मधु समझ में आ रहा है, मधु टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। ये सर समझ में आ रहा है। वेरी गुड। आपको नेहा, नेहा सीमा, ओके, यस सर समझ में आ रहा है। अच्छा हाँ, अब सुन तो लो थोड़ा सा। तो इजराइल क्या किया, इजराइल पे ये कर दिया। अब पाकिस्तान, ये अमेरिका जो है, ये अमेरिका का इससे क्या मतलब बना, अमेरिका इस पर क्यों झगड़ा करना शुरू कर दिया। देखो ध्यान से, तुमको हम उस दिन कल परसों बताए थे कि ईरान मध्य एशिया का ऐसा देश है जिसको ओपन कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपन कंट्री। एक लड़की का होता है ड्रेस, वो बोलते हैं स्कर्ट, क्या बोलते हैं, स्कर्ट, हाफ पैंट से भी छोटा होता है, वो पहन के अभी लोग घूमते थे, लड़की हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस लड़की है, बोलते हैं ना। उसका परिधान है, कौन रही है वो, हाफ टी शर्ट पहन के घूमती है तो बोलते हैं लड़की भाग गई है ना, बोलते हैं जिनकी हम लोग भाषा में। सोचो कि 1966-67 ईस्वी के समय में, 70 के दशक में, ईरान मुस्लिम कंट्री है, ईरान की महिला हिजाब नहीं पहनती थी, एकदम खुले चेहरे से रहती थी, और उसका जो ड्रेसिंग सेंस था, उसका ड्रेसिंग सेंस आज से बहुत ज्यादा डेवलप था। हमारी एक मर्यादा है, हम नहीं बोल पाते हैं, बोल पाएंगे क्लास में, बस इतना समझ लो कि जितने भी छोटे वस्त्र होते हैं स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, जो लोग पहनती हैं अपने घर में, उतना छोटे वस्त्र पहन करके ईरान की महिलाएं 1970 में घुमा करती थी। क्या करती थी, घुमा करती, सड़कों पे, कोई हिंसा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन वहां पर भी कुछ होता है, इस्लामिक संगठन में कुछ कुछ वहां विद्रोह किया कि भाई तुम ऐसे क्या, तुम ऐसे क्या। तो 1967-70 का जो ईस्वी था, वहां से लेके 10-12 साल तक लगातार वहां विद्रोह होता रहा। क्या रहा, विद्रोह होता रहा। यानी उसके दो पक्ष थे, मतलब देश के भीतर में ही। पहला पक्ष क्या था, वो पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दे रहा था, और दूसरा जो पक्ष था वो अपने इस्लामिक कल्चर को बढ़ावा दे रहा था। नतीजा क्या हुआ कि ईरान में ही क्या हो गया, ईरान में ही एक आंतरिक युद्ध होता है ना, वो होना शुरू हो गया। तो 80-90 का जो दशक था, वहां पे आंतरिक युद्ध होना शुरू हो गया, यानी दो संस्कृतियों के बीच में टकराव होना शुरू हो गया। अब इस टकराव को हम यहीं रोकते हैं, थोड़ा सा हम आते हैं इसके यहाँ के आसपास में। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सभा में मेंबर है, पता है तुम लोग, स्थायी मेंबर है। अमेरिका का कहना है, अमेरिका यह कहता था कि दुनिया में शांति स्थापित करना और शांति स्थापित करवाना हम जैसे शक्तिशाली देशों का क्या है, हम भूमिका होना चाहिए, नहीं उसका जिम्मेदारी बनता है। तो ईरान को किसी ने उसको बताया, क्योंकि अमेरिका के जो राजदूत यहाँ रहा करते थे, उसने बताया कि ईरान धीरे धीरे क्या कर रहा है, न्यूक्लियर पावर बना रहा है। और ये घटना कब का है, ये घटना जो होता है ये 1970 के दशक का है। कब का है बाबू, 70 दशक। एक तरफ ईरान में पश्चिमी सभ्यता का उदय हो रहा था, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पर मिला नहीं मन लग रहा, तुम तो पढ़ी लिखी होगी इसको, नहीं अरे सुन लो, तो तुम्हारा हाव भाव से लगता नहीं कि तुम्हारा शरीर तो यहाँ पर, आत्मा कहीं भ्रमण कर रहा है इस वायुमंडल में, आत्मा को लाओ यहाँ पे। तो एक तरफ क्या था कि ईरान में पश्चिमी सभ्यता बढ़ रहा था, और दूसरी क्या होता है कि ईरान की जो सरकार थी वो अपने पावर को, जो उसको डिफेंस सिस्टम होता है, उसको मजबूत कर रहा था। हर देश करता है भाई, क्यों नहीं करे, करना भी चाहिए। अब इसमें इल्जाम यह लगा, किसी ने उसको बताया, अमेरिका को कान में बोल दिया कि सर
कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काम कर रहा है। अमेरिका का कान खड़ा हो गया कि भाई ये क्या सिस्टम हो गया। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका की सरकार ने ईरान की सरकार को बुला करके बोला कि हम आपके बारे में सुनना में आया है कि आप क्या किए हैं, आप जो है आप परमाणु बम बनाना शुरू किए हुए। ईरान बोला ना सर गलत बात है, कोई गलत आपको बोल दिया हुआ है। अमेरिका क्या किया, सैटेलाइट का उसका फोटो दिखा, बोला देखिए क्या है। तो ईरान की सरकार का जो वहाँ विदेश मंत्री बोले कि हाँ सर कुछ कुछ सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग हम लोग नागरिक सेवा में हम करेंगे। तो अमेरिका बोला कि अगर तुम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हो, उससे तुमको अगर ऊर्जा तुमको चाहिए तो तुम अनाउंस कर दे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है संस्था है ना, उससे परमिशन लेते। संयुक्त महासभा में तुम इस बात को रखते, लेकिन तुम्हें कुछ बातों को रखा नहीं। इसका मतलब तुम्हारे मन में चोर है। क्या है, तुम्हारे मन में चोर है। कौन बोला, अमेरिका बोला। और ईरान मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका बोला ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया, जाओ घूमो फिर ऐसा करो। लगभग 20 सालों तक 1980 के आसपास तक अमेरिका चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि अमेरिका के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि अमेरिका ईरान पर यह बोल सके कि तुमने परमाणु बम को बनाया है। क्या बनाया है, परमाणु बम को बनाया है। इस बीच में क्या हुआ कि ईरान की सरकार ने बैलिस्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक बम बना करके पूरे पश्चिमी देश को चौंका दिया। 80-90 के दशक में क्या हुआ, 80-90 के दशक में यह ऐसा दौर था, परमाणु कार्यक्रम चला रहा होगा धीरे धीरे गुप्त रूप से, लेकिन उसको हाइड करके यह दशक में क्या किया, इसने बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू कर दिया और इसमें कामयाब भी हुआ। और इस बैलिस्टिक मिसाइल का जो रेंज था, वो रेंज था अमेरिका के धुआं धुआं करने वाला। यहां से बैठे बैठे ये ऑस्ट्रेलिया तक चला जाता, यहां से बैठे बैठे ये जापान को छेद फेद कर देता। कोई तो घुमा देते हैं कैमरा को, ठीक है, दिख रहा है बाबू। यहां से बैठे बैठे कहां गया ईरान, यहां से बैठे बैठे ये सुदूर साइबेरिया है ना रसिया का, वहां को धुआं धुआं कर देता। यहां बैठे बैठे ये पूरा का नीचे दक्षिण ध्रुव का जो पोल है, पोल को धुआं धुआं कर देता। दक्षिण ध्रुव का तो भाई बहुत सेंटर है ना, रिसर्च सेंटर बना पड़ा हुआ है। अमेरिका को डर लग गया, क्या लगा, डर लग गया कि कहीं साला हम ही को तो नहीं बम मार के फेंक देगा। अमेरिका पावरफुल था, ठीक। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे मिसाइल वह बना लेता है, तब इस मिसाइल का जो बेसिकली पता होता है, वो पता अमेरिका गवर्नमेंट को पता चलता है। तो फिर इस बात को महासभा में रखा जाता है, सुरक्षा परिषद में, कि भाई तुमने बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बनाया है। महासभा पूछता है किससे, ईरान की सरकार से। ईरान की सरकार कहती है कि सर हमने मिसाइल बनाया है, मैं स्वीकार करता हूँ। ये अच्छी बात है कि उन्होंने, इनकी सरकार ने स्वीकार किया। ये स्वीकार करते हैं और यह कहते हैं कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल स्वरक्षा के लिए बनाया है। क्या बनाया है, स्वरक्षा के लिए। क्यों बनाया है, अभी प्रमिला कह रही थी, क्या प्रमिला, कि आसपास जो मुस्लिम कंट्री है उसका भी नहीं पड़ता है इसे नहीं पड़ता है। तो हाँ, तो ईरान क्या बोलता है कि सर देखिए हमारा जो पड़ोसी है ना, सऊदी अरब है, हाँ तुर्की है, सीरिया है, जोर्डन, तुर्की है, सीरिया है, ओमान है, यमन है, ये सब क्या करता है, हमको सब डराता था, हम कहता है कि तुमको हम खत्म कर देंगे। क्योंकि ईरान में शिया समुदाय अधिक है और बाकी कंट्री में कौन है, सुन्नी लोग ज्यादा है। कहाँ, सऊदी अरब में या ओमान सब में, दोनों में तो पड़ता नहीं है। एक अल्लाह को मानता है, एक अल्लाह को नहीं मानता है, उसका एक अलग सिस्टम चलता है मुस्लिम लोगों का। वो तो वो तो बोला कि सर हम शिया कम्युनिटी के देश हैं, तो बगल का जो, सॉरी हम लोग ये, हाँ शिया है ना, हम लोग शिया कम्युनिटी के लोग हैं और सुन्नी कम्युनिटी के लोग हम पर दबाव डालता है, पता नहीं कम हम पर वो बम फेंक देगा, हम रक्षा कैसे करेंगे खुद का अपना। सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला ठीक है, तो बोला यूएन बोला कि ठीक है यार तुम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना बनाते रहो। अब इसमें एक घटना और होती है। घटना यह होता है कि 2002-3 के आसपास में, 2-3 के आसपास में ईरान इतना ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बना लेता है। क्योंकि देखो हमको लगता है ना कि यहाँ छत है, ऊपर से कोई नहीं देख रहा होगा। उपग्रह कितना पावर होता है ना, कि 50-100 माला को फाड़ते, जिधर इंफ्रारेड होता है, रेड से हमको देख लेगा। पाताल में क्या है वो देख लेगा, इतना हम लोग डेवलप। तो कैमरा कहाँ लगा हुआ है, उपग्रह में, कितना दूर होगा, 36,000 किलोमीटर दूर होगा ना लगभग हमसे। प्रणाम जी बाबू, कौन सा 1 की 2,
संपादकीय बाबू कल आएगा, तो नहीं मिलता है, संपादकीय कल मिलेगा। हाँ हाँ मेंस वाला ही है, कल ले लीजिएगा करके आप। 200 रुपये, उसे कुछ कम ही होगा, देखते हैं कितना क्वेश्चन। 230 रुपये, जी जी हाँ। तो कल लिखवा जी, कल हम करवा देंगे आपको। हाँ कल आ जाएगा। क्या बोल रहे थे? हाँ उपग्रह पूरा देख उख लेता है, हमको लगता है ना कि हमको नहीं कोई देख रहा है, लेकिन उपग्रह सब देखता है। तो अमेरिका का जो नासा था 2002 में, उसने अमेरिका की सरकार को इसने बताया कि भाई ईरान जो है परमाणु बम बना चुका हुआ है। क्या बना चुका है? बम बना चुका। 2002 में ही बात बता रहे हैं। अब अमेरिका का दिमाग अलबला गया, इसको डर लग रहा था कि भाई देखो होता क्या कि अगर ये पावरफुल कंट्री है तो इसकी जिम्मेदारी बनती कि हम रक्षा करें लोगों का, है ना। तो अब क्या किया कि इसका दिमाग जब अलबला गया तो अमेरिका बोला किसको? बाकी के कंट्री को कि इससे तुम व्यापार बंद कर दो। तो पड़ोसी कंट्री क्या किया? ईरान के साथ व्यापार कम कर दिया, बंद नहीं किया, क्या किया? कम किया। और अमेरिका ने ये पूरा, ये कौन सा देश है? यूरोपीय यूनियन है, यूरोप के देश है ना जो ऊपर में। तो अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन को बोला कि तुम ईरान से किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करोगे, न तो कोई सामान आएगा न तो कोई सामान जाएगा। कारण क्या है कि ईरान में तुमको खेती योग्य भूमि ज्यादा नहीं है, ये लोग खाली तेल से ही जिंदा रह रहे हैं। तो तेल बेचते हैं और बदले में क्या मंगवाते हैं? पैसा मंगवाते, ये अनाज मंगवाते हैं। तो यूरोपीय यूनियन को क्या किया? ईरान को व्यापार करना बंद कर दिया, लगभग बंद कर दिया। अफ्रीका के जो देश, अधिकांश देश थे जिनका व्यापार ईरान के साथ हुआ करता था, वो अफ्रीका के साथ व्यापार उसको वो क्या किया? प्रतिबंधित कर दिया। अमेरिका ने रसिया को भी बोला कि इसको साथ तुम व्यापार मत करो। तो रसिया ने कि भाई हमको नहीं फर्क पड़ता, हमारा जितना विवेक काम करेगा मैं व्यापार करूंगा। तो रसिया एक अलग चीज रह गया। बाकी जो भी कंट्री थे, इंडिया भी उसके व्यापार उसके साथ कम कर दिया। तो जब व्यापार कम कर दिया तो ईरान की अर्थव्यवस्था में 20 से 25% का क्या आया? गिरावट आया। क्या आता है बाबू? 20 से 25% क्या आता है? गिरावट आता है। क्या आता है? गिरावट आता है। मतलब क्या हुआ? जब इसका गिरावट आएगा इकोनॉमी में तो वस्तु महंगा होगा कि सस्ता होगा? पर मिला बहुत महंगा होगा। तो ईरान में ऐसी स्थिति आ गई कि ईरान में लोग क्या करने लगे? ईरान में लोग विद्रोह करने लगे। पानी नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है। लोग वहां क्या कर लिया? हाहाकार करने लगा। कहां पर? ईरान पर। ईरान समझ गया कि अमेरिका के कहने पर सब ये हो रहा है। भाई समझ, भाई राष्ट्रीय व्यापार है, सबको समझिए क्या होगा। ये समझ गया क्या कि हमारा अमेरिका ऐसा कर रहा है। दूसरी बात कि बाकी के देशों ने भी ईरान पर बहुत ही ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया। ईरान से तेल नहीं मंगवाया तो तेल वहां सड़ रहा है, तेल में आग लगा तो तेल को ऐसे ही बर्बाद वहां किया जा रहा था। तो पर्यावरण का प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हुआ। पूरा गल्फ पर्सिया का प्रदूषण, एक रिपोर्ट था कि गल्फ पर्सिया में बहुत सारे जहाज को क्या कर दिया गया, मतलब स्पाई के माध्यम से खराब कर दिया गया। तो प्रदूषण भी हमारे यहाँ हुआ, पर इसकी इकोनॉमी जो खराब होना शुरू हो गई। तो जो वहाँ रहने वाले लोग थे वो क्या थे? जो वहाँ रहने वाले लोग थे उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? ईरान की जो सरकार थी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब होता क्या है कि 2002, 3, 4, 5 लगातार 8-9 साल तक वहां विद्रोह चलता रहा। क्या रहा? विद्रोह चलता रहा। इसी में एक नेता थे, उस नेता का नाम है हसन रूहानी। क्या नाम है? हसन। बहुत सुंदर दिखता था, एकदम दाढ़ी लंबा लंबा उसका था, बूढ़ा था। क्या बड़ा आत्मा नहीं है यहाँ पे। तो इसी विद्रोह में होता है ना, विद्रोह में कोई नेतृत्व करता होता है। तो हसन रूहानी नामक एक व्यक्ति आते हैं नंदनी, वह क्या करता है? वो सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह करने वालों का नेतृत्व करता है। क्या करता है? नेतृत्व करता है। और वह बोलता है किसको? ईरान की जनता को कि दोस्त हम ही तुम्हारे नेता हैं। क्या है? हम ही तुम्हारे नेता हैं। अगर तुम हमको नेता बनाओगे, तुम हमको राष्ट्रपति बनाओगे ना, तो हमारा जो इकोनॉमी यहाँ डाउन हुआ है उस इकोनॉमी को हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। हम अमेरिका के साथ संबंध अच्छा करेंगे, हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध को अच्छा करेंगे, हम भारत के साथ संबंध अच्छा करेंगे, हम
यूरोपीय यूनियन के साथ संबंध अच्छा करेंगे, हमारा जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है ना सरकार देश के खिलाफ में, उसको हम ठीक ठाक करेंगे। सेम राजनीति में यही ना बिहार में होता है, सेम उसी प्रकार का नेतवा हर जगह के जैसा होता है, नहीं हम करेंगे। जनता ने क्या किया, उस पर भरोसा कर लिया। क्या कर लिया? भरोसा कर लिया। 2013 में क्या होता है, 2013 में वहां चुनाव होता है और हसन रूहानी जो होता है बाबू, वो हसन रूहानी वहां के क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हसन रूहानी को जितवाने में अमेरिका और बाकी जो अरब कंट्री है उसको क्या किया, मदद किया था। कुछ उसका क्या कारण था भी हम पढ़ते हैं। तो 13 में क्या बनता है परमिला, हसन रूहानी कौन बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये तो वादा किया था किससे, ईरान की जनता से, कि दोस्त हमको जितवाओगे तो हम तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारे यहाँ व्यवस्था हम ठीक करेंगे। तो जब राष्ट्रपति यहाँ बनता है तो हसन रूहानी क्या करते हैं, अमेरिका के साथ में और विभिन्न देशों के साथ में वो क्या करते हैं, द्विपक्षीय समझौता करते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आया? इसको मिटा दें। ये सब कूटनीति सीखो तब ना तुम लोगों को काम देगा। जब अधिकारी बनोगे तो क्या देता है, काम देना शुरू करेगा। ठीक, अब देखो 2013 में क्या बनता है, यह पीडी बना कौन, हसन रूहानी। 2013 में ही लास्ट मंथ में क्या करता है, ये यूएसए और ईरान जो होता है ये दोनों आपस में क्या करते हैं बाबू, द्विपक्षीय समझौता करते हैं। क्या करते हैं, द्विपक्षीय समझौता करते हैं। अब इसमें कहता क्या है, अमेरिका कहता है कि ठीक है हम तुमका जो भी व्यापार तुमको आवश्यकता होता है वस्तु विनिमय करने का, तुम्हें साथ व्यापार करो। तो ईरान की सरकार अमेरिका की सरकार से कृषिगत वस्तुएं, दवा, तकनीक तथा अन्य प्रकार की जो इन्वेंशन वहां हो रहा होता है उसके साथ में क्या करता है, एग्रीमेंट करता है। और बदले में अमेरिका का बहुत बड़ा लैंड है, खेती भी खूब होता है। तो अमेरिका क्या किया, ईरान को खाना भेजना, मतलब ये क्या उसको बोलते हैं, अनाज भेजना शुरू कर दिया। अनाज हो गया, दवा सब हो गया। और बदले में ईरान क्या किया, अमेरिका को तेल भेजना शुरू कर दिया। तो 2013 जो तुम लोग को पता नहीं याद है कि नहीं याद है, अमेरिका बहुत गहरा गड्ढा खून करके ना तेल को वहां रखा हुआ है। बहुत उसके पास तेल अमेरिका के पास में है। जितना तेल यहाँ से मंगवा, इसके पास तो तेल का भंडार बहुत ज्यादा यूएसए के पास में है ना, लेकिन फिर भी रिजर्व रखता है क्योंकि इसको पता है कि इकोनॉमी तेल से ही चलता है। तो ये बदले में अनाज दिया, दवा दिया, और ईरान ने क्या किया, ईरान इसको अपना तेल भेजता था। और तेल को यहाँ क्या करता था, तेल को यहाँ पर रख करके यह रिजर्व करता था। क्या करता था, यह रिजर्व करता था। ठीक, अब ईरान बोला कि सर आप तो भूल गए हुए हैं, थोड़ा सा हमको उधर व्यापार करवा दीजिए, चीन से, जर्मनी से, फ्रांस से, तब ना मजा आएगा। क्योंकि हर देश का व्यवस्था बढ़िया रहता है, हर देश का कुछ यूनिक चीज होता है। तो वहीं पर P5 नामक एक देश का कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, P5 एक देश का कम्युनिकेशन होता है। निकले यहाँ पे, ये हो गया। अब क्या होता है कि इसी समय में 2014 और 15 के समय में P5 के देशों प्लस ईरान के बीच क्या होता है, एक समझौता होता है। क्या होता है, समझौता होता है। अब P5 में देश कौन कौन होते हैं, कहीं लिख लो, कोनवा में लिख लो, चीन, कौमा फ्रांस, कौमा जर्मनी, कौमा रूस, कौमा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। हो गया, लिख लिए, आगे चले हम लोग। देखो सर, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया और, अरे यार देखो, बोले हैं चीन, ठीक है, उसके बाद बोले हैं फ्रांस, उसके बाद क्या बताए हैं, जर्मनी, उसके बाद बताए हैं रूस, उसके बाद बताया है यूनाइटेड किंगडम। ये 5 को ये पूछा हुआ प्रश्न है पीटी में कि P5 में कौन देश शामिल नहीं है, तो कौन शामिल है, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रसिया और यूके। 5 को हो गया। एक देश क्या बना, ईरान। अब इसके बीच में क्या हो गया, समझौता हुआ। क्या हुआ, समझौता हुआ। तो समझौता होता तो उसको हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यापक कार्य योजना। क्या कहते हैं, इस दोनों के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। क्या होता है बाबू, समझौता। इसको कहते हैं संयुक्त व्यापक कार्य
योजना। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यापक कार्य योजना। हो गया? चले हम लोग आगे। चले हम लोग आगे। ठीक, अब देखो, बोले हम लोग आगे मृणाली। अब देखो ये हो गया। अब इस व्यापक कार्य योजना का मतलब ये होता है कि यह 5 देश और एक क्या, ईरान। अब तुम उसमें देखोगे कि इतने सब डेवलपिंग कंट्री है ना, फ्रांस विकसित देश, जर्मनी विकसित देश, रसिया विकसित देश, यूके विकसित देश, और चाइना तो अपने आप में बवाल है ये है। तो इन सभी लोगों ने मिलकर के ईरान को मदद बहुत किया। ईरान को क्या किया? वो जो भी चीज था, ईरान के लोगों को शिक्षा देना हो, चाहे रसिया के कॉलेज में ईरान के लोग का MBBS करना हो, हम लोग भी जाते हैं ना, बहुत गवर्नमेंट को क्या किया, बहुत इसको मदद किया, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्य योजना में यह कहा गया था कि देखो ये 5 देश, बोला किसको? ईरानवा को कहा गया ईरान। इस ईरान को कहता है ये 5 देश मिल करके, कौन? P5 वाला, कि देखो यार हम तुमको मदद करेंगे, पानी मांगोगे तुमको हम क्या, गंगा जल देंगे, चावल मांगोगे तुमको हम क्या, बासमती चावल तुमको हम देंगे, मतलब हर अच्छी क्वालिटी का तुमको देंगे, परंतु हमारा कुछ शर्त है। ईरान बोलता है बताइए सर क्या शर्त है, क्या हुजूर शर्त है आपका? ईरान को कहता है कौन? P5 की देखो तुम ना अपना यूरेनियम का जो कार्यक्रम तुम्हारा चल रहा है गुप्त से, यूरेनियम किसमें काम आता है? परमाणु बम बनाने में, ईंधन होता है ना उसका। P5 का बोला देखो यार तुम जो भीतरे भीतरे हमको बोलते हो कि सर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भीतरे भीतरे तुम क्या कर रहे हो? तुम परमाणु बम जो बना रहे हो, तो तुम लिखित दो कि यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का 98% कार्यक्रम तुम बंद करो। 98%, 2% इसलिए छोड़ा था कि तुम 2% में तुम परमाणु का यूज करो, परंतु वो ऊर्जा के लिए होना चाहिए, बम के लिए तुम यूज नहीं करोगे। 98% समझ रही हो? और तुम बताओ कि तुम्हारे ईरान में कितना मिलियन टन यूरेनियम पदार्थ तुम्हारे पास में है, तुम कौन कौन देश से यूरेनियम लेकर के आ रहे हो? एक बात बताओ, अगर रसिया ही इसको दिया होगा यूरेनियम तो ये बताएगा नहीं ना, बोलेगा? ये दोनों का अपना अंदरूनी भी व्यापार होता है ना जी, ये बताए नहीं किया, बोला कि ठीक है सर मैं कर दूंगा। ये कब बात होता है? 2014-15 में, तो 15 में ये सब होता है। क्या हुआ कि तो अपने 98% क्या करोगे अपना, कि ये बंद करोगे। ठीक, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, देखो एक और क्या आता है कि तुम जो होता है ना सेंट्रीफ्यूज कार्यक्रम को बंद करोगे। क्या करोगे? कार्यक्रम बंद करोगे। अब ये सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज एक प्रकार का मशीन होता है। क्या होता है? मशीन होता है जिसका प्रयोग परमाणु बम के बनाने, परमाणु जो संयंत्र होता है ना उसमें भी किया जाता है, और परमाणु बम जो बनता है ना उसमें भी क्या लगा रहता है? सेंट्रीफ्यूज लगा रहता है। इसका इतना पावर होता है कि 1 मिनट में ना ये 1 लाख RPM में घूमता है। RPM समझ में आता है? हाँ, सेंट्रीफ्यूज होता है ये 1 मिनट में बाबू कितना, 1 लाख बार यह घूमता है। इधर इधर नहीं, इधर हाथ करो, तो ऐसे करो, हाथ ऐसे घुमा, तो घुमा ली। अब बताओ 1 मिनट तुम ऐसे घुमाओगी तो कितना बार घुमा सकते हो, जरा बताओ? 15 बार ना। इसी को बोला जाता है कि कहा गया RPM जो होता है इसको कहा जाता है रोटेशन पर मिनट। क्या कहते हैं? ऐसे किए, इसको एक चक्कर को क्या बोलते हैं? एक रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक रोटेशन। अब सोचो कि आदमी जो होता है 1 मिनट में कितना करेगा? 10। बोलेगा बाप रे हाथ उखड़ गया हमको। ऐसा मशीन है जो 1 मिनट में 1 लाख, सोच कितना तेज चलेगा वो, कल्पना कर सकती हो? यही ना परमाणु बम को ऊर्जा देता है। यही क्या, यही जो सेंट्रीफ्यूज होता है यही इसको ऊर्जा देता है। तो बोला परमाणु, समझ में आ गया? RPM। तो तुम लोग जब गाड़ी लेने के लिए जाती हो ना, कार खरीदोगे चाहे मोटरसाइकिल, तो बताता है वो कौन बेचने वाला कि सर इसका चक्का इतना RPM में घूमता है।
उसका उतना आरपीएम मतलब यही होता है कितना गोल घूमता है कितना तेजी में। तो जिसका आरपीएम जितना ज्यादा होता है उतना ही निकलता है तेजी से। ठीक है, समझ में आ गया। इसको तुम क्या करोगे, इसको तुम बोला कि तुम उसको बंद कर दोगे। अब जब ये फ्यूज कार्यक्रम बंद हो जाएगा तो क्या ये परमाणु बम बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। ठीक, इसमें एक यह भी कहा कि अगले 2 वर्षों में क्या हुआ, अगले 2 वर्षों में यानी लगभग 2017-18 तक तुम्हारे यहाँ जो बैलिस्टिक मिसाइल बन रहा है, इस बैलिस्टिक मिसाइल को भी क्या करोगे, इसको बंद कर दोगे। जितना तुम्हारे पास बन गया सो बन गया, अब तुमको नहीं बनाना है। अब एक बात बताओ, अगर P5 का देश समझौता किया है तो क्या अपनी संप्रभुता के लिए कुछ नहीं करेगा? ये करेगा ना। बोला सर ठीक है, आपका बात हम मान रहे हैं, हम आपका बात मान रहे हैं। एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। क्या किया? साइन कर दिया उसको। ठीक, साइन करने के बाद में होता क्या है, साइन तो कर दिया, पूरा देश है, समझ में आ गया पूरा देश को क्या कि भाई ईरान अब सही रास्ते पर है। ठीक, हाँ जितना बन गया, अब नहीं तुमको बनाना। ठीक है, अब ये साइन कर दिया। अब ये लगभग पूरा देश जो था, पूरा विश्व था मृणालिनी, इतना उसको संतोष हो गया कि अब ईरान बदमाशी नहीं करेगा, ईरान बदमाशी नहीं करेगा। इसी बीच में क्या होता है कि 2017 में अमेरिका में क्या होता है, चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। किसका चुनाव? राष्ट्रपति महोदय का। और कौन जीत करके आता है? ट्रम्प। अरे दीदी 17 से 21 तक रहते हैं ट्रम्प, 21 से रहते हैं 25 तक बाइडन, फिर 25 से भी आ रहे हैं ट्रम्प। ठीक है, बोल रहे हो सॉरी सॉरी, ठीक है हो गया तो हो गया, और क्या समझ में आ गया। 17 में क्या होता है, कौन आता है चुन करके? वैसे बुढ़वा पागल आदमी है वो, पागल है ना। ईरान कसम खाया कि हम नहीं करेंगे। ठीक, अब लेकिन क्या होता है, ईरान के साथ यह समस्या ये हो गया कि ईरान निकल गया महत्वाकांक्षी। क्या निकल गया? महत्वाकांक्षी। देखो यहाँ पर क्या है, क्या लिखे हैं, 2017 से 2004 साल तक है ना। कौन रहता है? ट्रम्प। अमेरिका का क्या बनता है? पीडी बनता है। क्या उस समय तो जवान रहा होगा बुढ़ा बाबू, अब थोड़ा सा बुरा हो गया उसमें, और फिर रहा होगा। अब क्या होता है कि 4 साल तक रहता है राष्ट्रपति, उस समय में ट्रेन पूरा करता है अपना। ईरान जो होता है बाबू, ईरान निकल जाता है महत्वाकांक्षी। क्या निकलता है? महत्वाकांक्षी निकल जाता है। और इस महत्वाकांक्षा के कारण पहला ईरान क्या होता है कि ईरान जो होता है अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करता है, मतलब इसका कर लो, इसको जारी रखता है। ठीक, दूसरा इसका जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम होता है उसको क्या रखता है? जारी रखता है। और यहां तक कि ईरान कुछ और प्रकार के घातक हथियार बनाने में भी क्या होता है? संलग्न होता है। क्या होता है? संलग्न होता है। और इसी बीच में ईरान क्या करता है, ईरान जो है कि फिलिस्तीन में जो मामला नहीं हो रहा था बताए थे, ईरान क्या करता है, यहाँ जगह कम है तो फिलिस्तीनिया सबको अपने यहाँ बुला करके, अपने यहाँ क्या करके बुला करके इसको आर्मी का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग देता है। क्या देता है? ट्रेनिंग देता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएन में जो P5 के देश होते हैं और जो यूएसए होता है, वो यह कहता है किसको कि ईरान जो होता है वो ईरान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। क्या देता है? आतंकवाद को बढ़ावा देता है। क्यों देता है? क्योंकि फिलिस्तीन जो था, फिलिस्तीनी जो लड़ाकू था, इसको अमेरिका और बाकी के देश इजराइल सब क्या आतंकवादी समूह घोषित करता है। बात समझ में आया? जैसे भगत सिंह हमारे लिए क्या है? क्रांतिकारी हैं। अंग्रेजों के लिए क्या रहे होंगे? आतंकवादी रहे होंगे। नजरिया हम तो देखने का अपना चीज का। तो भाई ये अपने लिए लड़ रहा है तो अब तो क्या आतंकवादी कर दिया। अब ईरान इसकी मदद कर रहा है, परंतु अमेरिका और यूएन इसको क्या बोलता है कि तुम तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। तो पुनः क्या होता है, अमेरिका का ट्रम्प प्रशासन जो होता है पुनः क्या करता है कि ईरान पर प्रतिबंध लगा देता है। पहले की पीढ़ी भी लगाया, ये भी क्या करता है? प्रतिबंध लगा देता है। क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। यानी अब ट्रम्प बोल देता है कि देखो दोस्त, हर देशों को फिर व्यापार में सिर्फ नहीं काम नहीं करोगे, तो व्यापार करना इसको क्या होता है थोड़ा देर के लिए यह बंद कर देता है। यदि यह जो घटना होती है, ये सारा घटना जो होता है, ये घटना होता है 2018 और 19 में। क्या होता है? 18 और 19 में। ठीक है,
आगे चले हम लोग। अब देखो क्या, जब यह इसका पूरा का पूरा व्यापार बंद हो जाता है तो फिर इसकी इकोनॉमी क्या हो जाती है, इकोनॉमी समझो कोमल, डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है, इसका इकोनॉमी फिर डिस्टर्ब हो जाता है। इसी बीच में क्या होता है कि अमेरिका का 2019 का घटना है, लगभग ये मार्च का ही घटना है, मार्च में 2019 के मार्च में, ठीक है। इस मार्च में होता क्या है, अमेरिका का 6 गो टैंकर, बड़का बड़का जहाज जिसमें कि तेल लदा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ सऊदी अरबिया से तेल लेके ही हार्मूज से क्या करता है, जाता रहता है। क्या करता है, जाते रहता है। कहाँ, सूरज निकलते हुए कहाँ चल जाएगा, यूएस में चल जाएगा। यानी ये हार्मूज स्ट्रेट पार करके, ये सुएज नहर यही ना है जी, सुएज नहर को पार करते हुए कहाँ जाना चाहता है, यूएस। अब ईरान का माथा खराब रहता है कि साला हम पर बार बार क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। ये जैसे ही हार्मूज क्रॉस करता है, ईरान क्या करता है, ईरान इसके 6 टैंकर को बम मार के धुआं कर देता है। बम मार के क्या कर दिया, धुआं कर दिया। ट्रंप को फोन जाता है कि ट्रंप साहब आपका जहाज तो धुआं हो गया हुआ है। अब वो खिसिया जाता है, कौन, ट्रंप आगे चला हमारा जहाज को मार दिया है, भी टेंशन में आता है। तो अब क्या होता है कि 2019 की घटना बताए हैं, तो ई फोन करता है किसको, इजराइल को, कि देखो ना यार हमको इसी से मार दिया है। अब बदले में क्या करता है, इजराइल वाला जो है ना 1920 में ही इस पर हमला करता है, किस पर, फिलिस्तीन पर। यहां नहीं टच करता है, किस पर हमला करता है, फिलिस्तीन पर, इसको मार दिया। अब क्या होता है कि इस फिलिस्तीन में क्या होता है कि ईरान के भी कुछ लोग यहाँ पर क्या जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, दोनों का रहता ना दोस्ती यारी। तो अब इस ईरान के हमला में इजराइल हमला करता है तो ईरान का लगभग 450 से अधिक लोग मर जाता है। एगो बम थोड़े मारता है, तो रह गया, एगो बम वही मारता है, एगो बम 2 घंटा बाद मारेगा, है ना, खूब बम धुआं कर दिया। अब क्या हुआ कि ईरान के लोग यहाँ पर मर गए, किसके हमला से, इजराइल के हमला से। इजराइल छोड़ेगा नहीं ना, फिर इजराइल क्या, ईरान छोड़ेगा नहीं ना, फिर ईरान क्या किया, इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन इजराइल के साथ सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि इजराइल जो है ना वो अपना एक आयरन डोम बना के रखा हुआ है। क्या उसको बोलते हैं, आयरन डोम, मतलब कि उसका देश है एक पूरा का पूरा कवच बना के रखा हुआ है। वो क्या है कि कोई भी अगर मिसाइल आएगा ना तो ऊपरे में उड़ जाएगा। वो कैसे उड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, मशीन लगा हुआ है, बड़का बड़का रॉकेट है। जैसे सेंसेशन मिलेगा इसको क्या करेगा, यहाँ से अपने धुआं निकल के, मतलब रॉकेट निकल के इसको हवा में खत्म कर देगा। इसलिए ईरान मतलब सोया हुआ है, कोई इसको दिक्कत नहीं होता है। वो ईरान हमला किया तो क्या हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई अब इसको इजराइल क्या करता है कि तुम हमारे सत्ता संप्रभुता पर क्या करते हो, हमला कर रहे हो। क्या कर रहे हो, हमला कर रहे हो। इसी बीच में क्या होता है कि इजराइल का एक बहुत ही पावरफुल गुप्त संस्था है, उसको हम लोग बोलते हैं मोसाद। जैसे राव है ना, राव भारत का, मोसाद के बारे में कहा जाता है कि अगर एक भी यहूदी दुनिया में कहीं मारा जाता है तो जो मारा है ना, अगर वह जिंदा है उसको पाताल से खोज करके लाता है। एक मूवी देखना तुम लोग, हॉलीवुड का आता है, मोसाद बना हुआ है? कौन धुरंधर, अभी जो धुरंधर आया है सो नहीं, वो हॉलीवुड का मूवी है, वो तो अच्छा उसका नाम हम भूल रहे हैं, देखना उस मूवी को। शायद 1973 की घटना है कि इजराइल के कुछ लोग कहीं फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं तो इजराइल के पूरे फुटबॉल को मार देता है, कोई दूसरा कौन सा देश नाम नहीं याद आ रहा है, हैं? हाँ, तो मोसाद वाला उसको जमीन से खोद के, सोचो कि ये मारने वाला कोई मतलब बाली में है, कोई रसिया में, जहां जहां वहां खोज खोज कर उसको मारा है। 20 साल लगा कोई मार दिया उसको, इतना मतलब पावरफुल उसका गुप्त संस्था है। तो मोसाद वाला क्या करता है बीच में, मोसाद वाला को ये लगता है इजराइल का संस्था है मोसाद, गुप्त संस्था हो, कैसे लोग हमारे यहाँ है सीआईडी फाइडी सब। मोसाद क्या करता है, 2020 की बात है, क्या है बाबू, 2020 की बात है, गला सूख जाता है जोल दे बोलते हैं। क्या सोच रही हो कोमल, नहीं मन लग रहा है, हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छा, वो पहले की मूवी है ना ये। ठीक, देखो 2020 में क्या होता है, मोसाद का हमने बताया। तो मोसाद ने क्या किया, ईरान के 3 परमाणु वैज्ञानिकों को काट दिया, गला कहीं और रखा, धर कहीं और रख दिया।
और यहाँ तक कि उसके 2 वैज्ञानिक का गला भी लेके अपने पास चला गया, मुंडी लेकर के अपने यहाँ चला गया। हाँ, क्या करेगा इजराइल वाले, देखो सब कुछ तो दिमागे में ना होता है। मान लो कि दिमाग अगर हम उसको छोड़ देते वहां पर, गला के कटा हुआ है, तो वैज्ञानिक क्या करता है, इसके माथा को फाड़ता, वैज्ञानिक को पूरा फाड़चीज कर देता, यहाँ से दिमाग निकालता, 100-150 ग्राम का मस्तिष्क होता है, और रिसर्च करता है कि भाई इसके दिमाग में ऐसा क्या क्या फार्मूला है, वो पता करने के लिए वहां लेकर के उसको चला गया। तुम्हारा वैल्यू थोड़े है, वैल्यू दिमाग का होता है, मेरा वैल्यू थोड़े है, वैल्यू किसका होता है, दिमाग का। इंसान का कोई औकात नहीं है, औकात किसका होता है, दिमाग का। बात समझ में आया? अब बताओ कि सिर्फ मुंडी यहाँ सही लेके क्या करेगा। तो जब ईरान का परमाणु वैज्ञानिक मरा और मोसाद ने इसको मारा, तो ईरान का क्या होगा, ईरान एकदम बुलाएगा। तो यही से क्या होता है, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध होता है बाबू, वो युद्ध बहुत ज्यादा तेज होना शुरू हो जाता है। तो बदले में क्या करता है ईरान, आओ देखा ना, तब क्या करता है, एकदम धुआंधार हमला करता है, किस पर, इजराइल पर। इजराइल में कुछ हानि भी होता है, उसको फटता भी है। इसी बीच में क्या होता है कि 2023 का जो समय होता है, क्या होता है 2023 में एक ऐसा वर्ष होता है जब इजराइल खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय संधि को छोड़ करके, महासभा के जो भी नॉर्म्स होता है उसको छोड़ करके क्या करता है नेहा, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें कि हमास पर हमला करता सबसे पहले वो कौन, इजराइल वाला लोग। तो और वो युद्ध अभी तक चल रहा है, देख ही रहे कि इजराइल और ईरान में कुछ होता है ना, का युद्ध होता है। तो इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने हमला किया किस पर, ईरान पर, और 2023 में शुरू किया, और ये 3 साल हमारे हो गए हैं, और 3 साल तक ये अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक ये युद्ध हो रहा है। अब देखो 17 से 24 तक कौन रहता है, ट्रंप रहा, और 23 में कौन किया, इजराइल हमला किया किसको, ईरान पर। तो अमेरिका क्या किया, अमेरिका गलती हो गया, 21 होगा यार, हाँ 21 होगा, ठीक है। अब क्या किया, इस बीच में ट्रंप जो था, इस ट्रंप यूएस ने क्या किया, इजराइल को बहुत ज्यादा क्या किया था, मदद किया। क्या किया था, मदद किया, ठीक। अब क्या होता है कि 2025 में जो होता है, 25 के समय में ये ट्रंप आ जाता है फिर से, क्या आता है, ट्रंप फिर से आ जाता है। और यहाँ नेता ये रहते हैं ना, नेतानी, क्या नाम इनका है, इजराइल के पीएम का, नेतानी कुछ नाम ऐसा ही है। दोनों की खूब अच्छी दोनों ट्यूनिंग पड़ती है। यानी जब तक क्या थे 2023 और 23-24 का जो समय था, समझो ध्यान से, 2023 और 24 का जो समय था, ये 23-24 में क्या था, जो बाइडेन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो ज्यादा मदद किया नहीं इजराइल को, क्योंकि उसका जो बाइडेन था वो तो अच्छा दिमाग का था, वो हमला नहीं चाहता था वो। तो ये इजराइल क्या करता, इजराइल जो था वो कभी कभी हमला करता था, किस पर, ईरान पर। हमला तो करता नहीं, कभी कभी हमला करता था। लेकिन जब 2025 में क्या हुआ है, 2025 में ट्रंप दोबारा चुन करके आया, दोबारा राष्ट्रपति बना ना, किसका, अमेरिका का। तो इजराइल को और पावर मिल गया, इजराइल को क्या मिल गया बाबू, और पावर मिल गया। और इजराइल और अमेरिका दोनों मिल करके ईरान को क्या कर रहा है, ईरान को अब परेशान कर रहा है, धुआं करने का प्रयास कर रहा है। बात समझ में आया? अब देखो, जब यूएसए किस पर हमला किया, ईरान पर, इजराइल किस पर हमला किया, ईरान पर। बहुत लोग मरे, यहाँ पर लोग भी मरे जरे हुए हैं। तो बदला में मान के चलो कि अगर ईरान इजराइल से नहीं जीत रहा है, यूएसए से नहीं जीत रहा है, तो अगर युद्ध में हम किसी भी देश की संस्था को यदि हम क्षति पहुंचाते हैं तो लॉस उसका होता है ना। तो बदले में क्या किया, अभी जो युद्ध चल रहा है देखो कि ध्यान से, 28 फरवरी 2026 का दिन था ना, 28 फरवरी 2026 का दिन, ये वैसा तारीख था जब यूएसए और इजराइल दोनों ने मिलकर के क्या किया, ईरान पर एक साथ हमला किया है। क्या किया है, एक साथ। यानी सोचो कि दोनों विकसित देश है ना, एक गरीब ईरान पर क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, हमला कर दिया। अब यहां से क्या होता है, यहां से दोनों देशों के बीच में युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब चूंकि ईरान क्या है कि ईरान कमजोर है। कमजोर कैसे है कि देखो भाई, इसका अरब से नहीं पट रहा है, ओमान से नहीं पट रहा है, कोई तुर्की से नहीं पट रहा है, किसी का साथ इसका नहीं है, अकेले लड़ रहा है ना। सोचो कितना बड़ी बात है कि लड़ तो रहा है ना। यहाँ का रक्षा मंत्री बोला है कि हम अमेरिका से 10 साल तक युद्ध लड़ सकते हैं। इसका तो हथियार तो रखा होगा ना, पढ़ी पेपर में पढ़ी होगी कि छोटका सा देश पर मिला है, वो घुटकी से यहाँ पे मान के चलो कि बेंग जो है, बेंग बोल रहा है पर मिला सब विशाल का इंसान को कि हम मैडम आपको 10 साल तक देख लेंगे, टर करते रहेंगे, देखते हैं हम क्या कर लेंगे। मतलब
इसका मतलब वो समझे नहीं कि भाई बैंक का औकात तो कुछ है। जानती हो जमीन के भीतर में बैलिस्टिक मिसाइल छुपा के रखा हुआ है कौन? ईरान। जमीन के भीतर में। अगर अभी जो जितना संधि बने हैं ना, प्रतिबंध लगाया था, बताओ कोमल, अगर ये मिसाइल नहीं बनाता तो क्या सीना तान के बोलता कि मैं लड़ूंगा तुमसे? तो सलाही ना, सेंटर बोलता सर सर छोड़ दीजिए मत मारिए, जो लेना लेके चल जाइए, है ना। तो जब ये हमला किया 28, डेट याद रखना, वीडियो पूछ सकता है, 28 फरवरी को जब हमला करता है यहाँ पर ईरान पर, तो ईरान को बहुत ज्यादा क्या होता है, क्षति होता है। ईरान का जो वहाँ तेल टैंकर होता है वो भी खत्म होता है। हाँ, ईरान ये क्या करता है, ईरान में पानी साफ नहीं मिलता है पीने के लिए वहां पर, तो जो वहाँ प्यूरिफायर होता है उसको क्या करता है, उसको बम मार के धुआं धुआं कर देता है। तो बदले में ईरान क्या करता है जानती हो? ईरान क्या करता है, दुबई, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, जहां जहां अमेरिका का एम्बेसी था ना, वहां वहां बम मार रहा है। वहां वहां क्या मार रहा है? बम मार रहा है। बम मार दिया। चूंकि अमेरिका के द्वारा अगर ओमान में कोई राजदूत बनाया गया है, भवन बनाया गया, तो पैसा तो वहां खर्च होगा, वहां रोड बना, अस्पताल बनाता है। तो अमेरिका का जहां जहां इन्वेस्टमेंट है वहां वहां ईरान क्या कर रहा है, धुआं धुआं कर रहा है। अब ऐसे में इंडिया जाएगा, बोलेगा सर तो तेल देगा ईरान? तो रही हो, ये अपने टेंशन में है। इंडिया बेचारा कहाँ जाएगा तेल मांगने के लिए? उड़ा देगा उसको। ये बोलबे किया है कि आएगा तो धुआं धुआं कर देंगे हम इंडिया को भी। अब ये युद्ध में है ना। अब देखो कि क्या है कि सबको पता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, और ये सुएज कनाल तो खैर अंदर में हो गया, हॉर्मुज जो है ये तेल का सबसे बड़ा क्या है, व्यापारिक रास्ता मार्ग है वो। अब उसी को बाधित कर दिया होगा, उसका कब्जा है, अमेरिका का जहाज है। सब हिंद महासागर का जितना भी व्यापार होता है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के ही गुजरता है। बात समझ में आया? तो अब दोनों देशों के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। बात बुझा गया? अब देखो ये तुम्हारा यही परिचय था ना, इतना तुमको लिखना नहीं है, हल्का सा लिख देना है। हम इसलिए तुमको बताया था कि तुम्हारे दिमाग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे कि भाई दोनों का मामला क्या है। अब तुम लोग बताओ इसमें गलती किसका है? बताओ, ईरान गलत आदमी है कि इजराइल गलत है कि यूएसए गलत, किसकी गलती है? कोई भी हमला जो होता है वो अचानक नहीं होता है। ये कहीं भी अगर पेपर में पढ़ोगे ना, तो कहीं भी इस पेपर में इसका जवाब नहीं दिया हुआ है कि इन्होंने अचानक हमला क्यों किया है, मतलब किस कारण से हमला किया होगा। ठीक है, इस क्या बताओ किस कारण क्या किया, क्यों किया था, तो जवाब तो दिया होगा ना। ठीक, देखो गूगल पे जब तुम टाइप करोगे ना कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला क्यों किया, इसका कोई सटीक जवाब नहीं है, कोई जवाब इसका नहीं है। ये हमला जो होता है ये वास्तव में इसके पीछे जो 20-22 साल का जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था का कारण ये युद्ध किया हुआ है। बेसिकली उसमें 4-5 कारण तुमको मिलेगा जो अच्छे अच्छे, जैसे कि वेबसाइट में तो नहीं मिलेगा तुमको, कोचिंग वाला अपने हिसाब से लिखे, बाजीराम रवि हो गया, शंकर IAS हो गया, कर्नाटका का है, वो लोग थोड़ा लिखा हुआ क्या है कि ईरान का जो महत्वाकांक्षा है परमाणु बम को बनाना, बैलिस्टिक मिसाइल को बनाना, तो अमेरिका इसको अपने ऊपर खतरा मानता है, और अमेरिका यह मानता है कि ईरान के द्वारा परमाणु बम बनाया जाना, बैलिस्टिक मिसाइल बनाया जाना आने वाले समय में मानव के लिए खतरा हो सकता है। तो हमने ईरान को रोकने का भरसक प्रयास किया, परंतु ईरान नहीं रुका, जिस कारण से हम ईरान को क्या कर रहे हैं, धुआं धुआं कर रहे हैं। बस यही रीजन, और कोई रीजन उसका नहीं होता है। बात समझ में आया? अरे भाई ये क्रिश्चियन कंट्री है, ये मुस्लिम कंट्री है, क्या मतलब, दोनों सेपरेट कंट्री है ना। हाँ बोलो। अरे यार इतना जो हम कहानी तुमको बताए हैं, 1 घंटा 5-10-15 मिनट हो गया है। हाँ बोलो। देखो ये एपस्टीन फाइल जो है ना, ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है ना। देखो एपस्टीन फाइल बेसिकली क्या है कि अमेरिका में एक छोटा सा कोई आदमी था, उसका नाम था एपस्टीन। क्या नाम था? एप्स्टीन नाम था। और वो कुछ काम ऐसा किया कि सब लोग से उसका संपर्क हो गया, काफी पावरफुल बन गया। तो जो अमेरिका के बड़े बड़े नेता लोग हैं, क्या है, नेता लोग हैं, अभिनेता है, पैसे लोग हैं, उनसे उसकी दोस्ती हो गई। तो एप्स्टीन एक व्यक्ति का नाम है, क्या है, एक
व्यक्ति का नाम है, तो वह व्यक्ति क्या किया, अमेरिका में ही टापू खरीदा, बहुत बहुत बड़ा लैंड था, क्या किया, टापू खरीदा, और विश्व की जो भी छोटी छोटी लड़कियां हुआ करती थी, 5 साल की लड़की हो, 12 साल की लड़की हो, उन लड़कियों को किडनैप करके उसी आइलैंड पर रखता था और उसके साथ मतलब फिजिकल जबरदस्ती किया करता था, और उस लड़की को मार करके कच्चा मांस बना के खाता था। जैसे कोई 4 साल की लड़की मिल गई ना, उसका तो बदन काफी पतला पतला होता है, लड़का लड़की दोनों का। अब उसको पैर हाथ कैसे तंदूर में लोग पकाते हैं, पैर हाथ लड़की का बांध करके उसको आग में नचा करके पका करके लोग उसको खाते थे। और एप्सिन क्या करता था कि जितना भी, मान चलो कि कोई वहां पे बिल क्लिंटन साहब गए हुए हैं, तो बिल क्लिंटन किसी लड़की के साथ में गलत काम कर रहे हैं, लड़की क्या, वो बच्ची हुई ना, छोटी 4 साल 5 साल की बच्ची, उसके साथ गलत काम कर रहा है, उसको फिर क्या किया, फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, तो वो एक ड्राइव में रखा गया है, उसी को बोला जाता है एपस्टीन फाइल। क्या बोला जाता है, एपस्टीन फाइल। तो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के जो भी नेता है, अभिनेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उस गलत काम में सब लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे हम लोग केक काटते हैं ना खाने के लिए, वैसे वहां पे लड़कियों का मतलब वो मरा, मतलब जिंदा उसको आग में भूनता था। कल्पना करो कि 4 साल की लड़की है, 3 साल की बच्ची है, पैर हाथ उसको बांध दिया है और तंदूर में उसको क्या कर रहा है, नचा रहा है, कितना उसको दर्द हुआ होगा। उसका चमड़ा नुस दिया, आग से जल रहा, नीचे का जो मांस बचता है ना, उस मांस को लोग चाकू से काट के खा रहा है, आदमी के मांस को खा रहा है सिंपल। तो अब इसका युद्ध देखो, अब क्या है कि सोचने के लिए बहुत कुछ सोच सकता है। अब दुनिया वाला ये कह रहा है, आलोचक ये कह रहा है कि इसमें अमेरिका का बुढ़वा का भी नाम है, ट्रम्प का बुढ़ो का नाम है। बताओ, इतना साल बुढ़ा हो गया, 80-90 साल का बुढ़ो हो गया होगा, ये भी उस एप्सिन फाइल में इसका भी नाम आ रहा है बुढ़ो का। तो दुनिया वाला ऐसा कह रहा है कि ये हमला ईरान पर इसलिए किया है ताकि एपस्टीन फाइल में क्या हो जाए, उसका जो नाम आया है, नाम मतलब लोग उसका ध्यान, दबा ने क्या, ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान कहाँ जाए, यहाँ जाए। और लोग ये भी लगा रहा है, क्योंकि यहाँ कौन फंसे हुए थे, मोदी का भी नाम लोग तुम लोग सुना होगा, इसका रुको यार, तो नहीं मानते हैं कि इस चीज से खुद का इजराइल बना है 1946 में, तो पाकिस्तान से टूट करके, भारत से टूट करके पाकिस्तान में जो बना है 1947, उसको भी नहीं मानना चाहिए। खैर वो अलग बात है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम मानो ना मानो, ये समझ में आ गया। तो देखो इस अपने आंसर में एप्सिन फाइल का चर्चा मत कर देना, तो बीपीएससी तुमको बुला के पूछेगा, बताओ मैडम बहुत पढ़ ली एप्सिन फाइल, सुनाओ क्या है। समझे मधु मृणालिनी, इसका ये मामला है। एक पक्ष उसका हो सकता है, एक पक्ष बहुत घिनौना चीज है ना वो। सोचो कि 4 साल की बच्ची को देखना फोटो ना, उसका एकदम कितना अच्छा प्यारी से मुस्कुरा रही है, हंस रही है वो, उसको टेबल पे ऐसे हाथ रख करके टेप से साट दिया है दोनों, सोच लो टेप से साटा हुआ है, उसके बाद कि माथा पे कुछ लगा दिया हुआ है और सीधा चाकू से उसको आर पार करके ब्लड को उसको पीता था। लोग बोलते हैं ना नंदनी की आदि मानव खराब था, नहीं, हम लोग खराब हैं। आदि मानव के पास तो विवेक नहीं था ना, हम लोग पास तो विवेक है। अब मार करके भेजा खाता है, जैसे तुम लोग मुर्गी खाती हो ना, चिकन खाती हो तो कलेजा खाता होगा, खाती हो मुर्गी का, है ना, खाती हो, उसी प्रकार भेजा फ्राई खाता था आदमी का मारा हुआ। देखो लड़की हो तुम लोग मजबूत बनना, हमेशा कमजोर रहोगी तो तुमको हर लोग पटाइट करेगा। घर में भी लड़की पटाइट होती है, वो भी पटाइट होती है, कहाँ नहीं पटाइट होता है, तुम इसलिए मजबूत बनो। मजबूत कैसे बनोगी, पैसा से, पैसा रहेगा तो सब तुमको पैर पे गिरेगा, ठीक है। और पैसा कब आएगा, जब तुम्हारे पास सरस्वती आएगी, तब ना लक्ष्मी आएगी। सरस्वती वहीं जाती है, लक्ष्मी वहीं जाती है जहां पहले सरस्वती का वास होता है। बात समझ में आया, चलो ये समझ में आ गया। तो अब क्या होता है कि ये इस दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब इसमें एक चीज ये भी है कि ईरान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो है ना परमाणु एजेंसी है, उसके किसी बात को नहीं मान रहा है। बोला कि अब तो धुआं धुआं होना है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सब संभाल मार लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो वास्तव में यही क्या है बाबू, ईरान यूएसए और इजराइल के बीच का जो तनाव है, यही तनाव है। तो ये तनाव तुमसे नहीं पूछेगा कारण क्या होता है ना, पूछेगा क्या मुद्दा, ठीक है, इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब प्रभाव क्या पड़ेगा, सिंपल सा बात है, सोचो ध्यान से। इंडिया, ये तो बहुत हचपच हो गया नहीं जी। अच्छा ये बताओ, ऑनलाइन समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया है?
आ गया सर। इसको जी मधु और नेहा, यस सर। इसको कौन बोला? अच्छा नेहा बोल रही है। कोई दिक्कत है नहीं इसमें? नहीं सर। मन लगा इसमें आज? हम्म। हाँ, लिखना नहीं पड़ा इसलिए मन लगा होगा। तुम्हारा डर खत्म हुआ मधु IR से? यस सर। चलो ठीक, नहीं होगा खत्म तो क्या बताना हमको, जहाँ कंफ्यूजन होगा वहाँ बोलना है ना। अभी थोड़ा सा गड़बड़ में बना देते हैं हड़बड़ी में, चूंकि ये है आगे भी हमको बहुत पढ़ाना है। क्या बोल रही हो प्रमीला? अच्छा क्या बोल रही हो नंदिनी? अंजलि बताओ। सब हो जाएगा, काहे घबराती हो? अभी हम है ना जी, पहले समझ लो, इस चीज को समझ जाओगे ना तो लिखना तो अपने हाथ का है, वो हम लिखवाएंगे ना। यहाँ दिख रहा है बोर्ड पे? हाँ देखो ध्यान से बाबू। आइए समझ में आ गया तो भाई जीके जीएसएससी मजबूत हो जाता। ठीक है, क्या नाम है कोमल? अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या बता है, यही ईरान बाबा है, ये हमारा भारत बाबा हो गए हमारे, ये अरब सऊदी अरबिया बाबा हो गए, हो गया। यहाँ ओमान बाबा है और यहाँ कौन सा बाबा है? यमन बाबा है। यही क्या है? हरमुज है। ठीक, अब देखो, अब हम सेकेंड पार्ट में जो पढ़े हैं उसका क्या नाम लिखवाए हैं? मुद्दा। मुद्दा लिखे हैं ना, भारत के संदर्भ में। ठीक है, अब इस मुद्दा को क्या करेंगे? देखो, अब ईरान USA और इजराइल के बीच में यदि युद्ध हो रहा है तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत क्यों टेंशन में है? भारत जो है वो क्यों टेंशन में है? अच्छा ठाकुर सर, हो गया। भारत जो है वो क्यों टेंशन में, उस मुद्दे को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लो मुद्दा भारत के संदर्भ में, और थोड़ा सा फ्रेमिंग करती चली जाओ यहाँ पे ऐसे, है ना। अब लिखवाते हैं पॉइंट, और पॉइंट में हम तुम लोग बता लिखना, लिख लो। ठीक है सर, तो उनको जो है ना चार तो इंटरव्यू करवाना ही हमको, तो उनको हम बोल देते हैं, मना कर देते हैं। सर कहीं बाहर जा रहा है घूमने के लिए? कहेंगे संतोष चलोगे? उन्हीं का कॉल कहेंगे संतोष चलोगे? सर के खाता में 55 लाख रुपए है। चलो क्या लिखवाए हैं बाबू? है? हाँ मुद्दा। देखो अब यहाँ ये जो मुद्दा है, तुमको यहीं पे मुद्दा तुमको पढ़ना। इधर देखो पर मिला रहे, कौन सा चैटिंग कर रही हो? अब देखो यही से मुद्दा जो होता है ना, इसी मुद्दा को हम क्या करेंगे आगे, तो लिख लो इसमें ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा ऐसे। सेकंड में लिख लो प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय। तीसरा सामरिक हित। थोड़ा स्पेस दो ना कोमल, इतना घच घच लिख रही हो, उसका लंबा करो। ऐसे कॉपी को इधर करो, हाँ क्योंकि ये लंबा है, जिसका नहीं आटेगा ऐसे कॉपी को ऐसे कर दो, ऐसे पूरा लिखो। हाँ हाँ वैसे लिख दो। लड़की ऐसे घुमाओ ना उसको। हाँ, अब वो जो हेडिंग ऊपर दी हो ना, वो यहाँ पर लिखो, तब उसमें बनाओ नीचे में। हाँ हाँ यस, क्या लिखी हो? ऊर्जा, उसके बाद प्रवासी भारतीय, अब लिखो सामरिक हित, अगला विदेश नीति, अगला भारत USA रणनीतिक साझेदारी, अगला भारत एवं खाड़ी के देशों के संबंध, भारत एवं खाड़ी के देशों से संबंध, अगला समुद्री आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री आपूर्ति श्रृंखला, अगला आतंकवाद तथा क्षेत्रीय असंतुलन, आतंकवाद तथा क्षेत्रीय असंतुलन, अगला वैश्विक राजनीति, अगला अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, वैश्विक राजनीति, अगला अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। हाँ वैश्विक राजनीतिक कूटनीति लिख लो ना सर।
हो गया नंदनी? ये तुम कुछ बोलती नहीं हो, तुमको नहीं समझ में आता है टॉपिक पढ़ाते हैं तो? तुमको कोई लड़का वाला देखने आएगा या तुमसे माँ पूछेगी कि पसंद भइल कि ना, तुम कुछ नहीं बोलोगी तो माँ पूछेगी ना, तो क्या बोलेगी? सब पसंद है, बता क्या बोलेगी? अब देखो, अब इसको लिखवाना है टॉपिक ना नंदनी, अब इसको हम नहीं बताएंगे, तुम ही बताओ हमको, सोचो दिमाग से। पहला पॉइंट क्या लिखना है बाबू? ऊर्जा सुरक्षा। अब बताओ तो नंदिनी, ऊर्जा में क्या क्या आता है? तेल, मोबिल, डीजल, पेट्रोल, ये सब ना आता है, एलपीजी, पीएनजी सब आता है। अब जरा बताओ, इधर देखो, बोर्ड पर देखो सारे बच्चे, जा ये तो बने भी नहीं किए हैं जी, तो टेढ़ा बन गया है ना यूएसए। अब देखो तो यूएसए, और ये जो ऊर्जा का मतलब क्या होता है तुमको पता है कि भारत जो है अपनी 80 से 90% ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो आयात पर निर्भर करता है ना। यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है, ये भारतीय संघ में पढ़ना है ना, तो हम जो होता है इंडिया जो होता है बाबू, ये सब इंडिया की बात बता रहे हैं। अब इंडिया क्या होता है कि 80 से 90% जो ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वो पूर्ति किससे होती है? क्रूड ऑयल से। किससे होता है? कच्चा तेल से। और इसको हम क्या करते हैं? इसको हम आयात करते हैं। कहाँ से आयात करेंगे बाबू? देखो ध्यान, अरे यार तू ही पगला हो जाएगी लड़की, रुको, ये हो गया। ऊर्जा पूर्ति करते हैं, इसमें सभी शामिल है। अब खुश तो बहुत शक के निगाह से देखती है बोर्ड पर, पढ़ी लिखी लड़की है, समझती से। देखो अब हम तेल कहाँ से मंगवाते हैं बाबू? देखो तो यहाँ पे ईरान से मंगवाते हैं, ओमान से मंगवाते हैं, यमन से मंगवाते हैं, अरब से मंगवाते हैं, सऊदी से मंगवाते हैं, तुर्की से मंगवाते हैं ना। और सब जहाज किधर से आता है? हार्मुज से आता है। किससे आता है? हार्मुज से आता है। और हार्मुज तो अभी डिस्टर्ब है, हार्मुज तो डिस्टर्ब, मान के चलो, तुम पढ़ी हो ना कि खिसिया कर नहीं होता, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो ईरान पे जब सब लोग हमला किया तो ईरान भी तो हमला किया है ना, सऊदी अरब पर हमला कर दिया है, जहाँ अमेरिका का ऑफिस है वहाँ ओमान पर हमला कर दिया है। अब बताओ कि यहाँ पर बम गिरा, मान चलो कि नंदरी के घर में आग लगा हुआ है, बोले नंदरी तो चावल दो ही चावल हमको, बोले कैसा मर पड़ोसी जाओ रे लड़की। हाँ हो सकता है क्रोध में हमको ही किसी की आग में न फेंक दे, दिमाग लगा जाता है, नहीं पता चलता है ना। तो पूरा मध्य एशिया का जो देश है बाबू अभी युद्ध में लगा हुआ है। टर्की से कैसे आएगा? क्या बोली हो? क्या बोली हो सीमा? आइए एक मिनाली, क्या बोली हो? टर्की से कैसे आएगा सर हॉर्मुज होकर? अरे यार तुर्की से घूम के जाएगा ना जी, ऐसे ऐसे कहाँ गया, ऐसे आएगा? तो उधर से ना, रेड सी से ना सर? इधर से आएगा, कहाँ गया? उल्टा बन गया, रुको। हाँ बगल। सुएज से बनेगा ना, तो हाँ। सुएज से आएगा तो यहाँ आएगा तो इसी के आसपास है ना। मतलब अधिकांश अपने व्यापार का 30 to 50% कहाँ से व्यापार करते हैं? हार्मुज से करते हैं। अभी एक बात बताओ तो मिनाली, हम ले जा रहे हैं जहाज हार्मुज से, कुछ जहाज हम सुएज कनाल से लेके जा रहे हैं। भाई मिसाइल है, कहीं मिसाइलें डिस्टर्ब हो गया तो उस मिसाइल को मारना था कहाँ? हार्मुज पे, कहीं सुएज कनाल पे चला गया मिसाइल तो प्रतिबंधित कर दिया गया हुआ है। बात समझ रही हो? तो हम अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80 से 90% कहाँ से पूरा करते हैं? आयात से पूरा करते हैं। और 30 से 50% जो आयात होता है यानी तेल का, एलएनजी, पीएनजी का, वो हार्मुज स्ट्रेट से होता है। कहाँ से होता है? हार्मुज स्ट्रेट से होता है। बाकी का व्यापार हम लोग अटलांटिक महासागर और बाकी सुएज करार, लाल सागर होकर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो कि जब हमारा युद्ध हो रहा है तो व्यापार प्रभावित होगा, रास्ता प्रभावित होगा, तो हमारे यहाँ आयात सस्ता हो कि महंगा होगा? महंगा होगा। तो हमारे यहाँ ऊर्जा की किल्लत होगी। क्या होगी हमारे यहाँ? तो उसको बोलते हैं ऊर्जा संकट होगा, है ना। ऊर्जा संकट होगा। और ऊर्जा के जो भी संसाधन है या साधन है उसका क्या होगा? उसका मूल्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मूल्य बढ़ेगा। यानी ऊर्जा संकट होने से हमारे यहाँ महंगाई भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी। और हमारा चालू खाता जो होता है इसका घाटा लगेगा। घाटा कैसे लगेगा? कि अगर मान के चलो कि हमको तेल की जरूरत है, क्या है? तेल की जरूरत है, और हम अमेरिका को बोले हमको तुम तेल दे दो, अमेरिका बोलेगा ठीक है यार तुम्हारे पास तो तेल जरूरत है ना, तो हम तुमको तेल देंगे 130 रुपये किलो। बोले तब तक कितना? 90 रुपये। अब कितना में देगा? 130 रुपये किलो। बोलेगा मेरे यहाँ भी युद्ध चल रहा है, तुमको हम काम चला रहे हैं, पड़ोसी नहीं बोला काम चलावा नहीं तरह के ले लो। तो मजबूरी में हम क्या करेंगे? महंगा तेल खरीदेंगे। तो अपना जो रिजर्व हमारा है वही ना पैसा हम देंगे विदेशों को। तो हमारा चालू खाता क्या होगा? घाटा होगा कि नहीं होगा? घाटा होगा।
हमारा फॉरेस्ट रिजर्व भी कम होगा और हमारे यहाँ ऊर्जा संकट होगा। कैसे होगा, एक चीज और समझो कि अभी एलपीजी संकट हुआ है, तो जो इंडक्शन एक साल में 1 लाख को बिकता था, वो अभी मात्र 2 दिन में 1.25 लाख से इंडक्शन ज्यादा बिक गया हुआ है। तो इंडक्शन किस पर चलता है, बिजली पर ना चलेगा, बिजली खाएगा। तो जब बिजली खाएगा तो गर्मी का समय आएगा, तो तुमको पंखा बिल्कुल नहीं करेगा चलने के लिए, तुम अलबड़ाते रहो फिर वही चीज। तो हर मामला में क्या होगा, हमको ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। बुझा गया, क्लियर हो गया, इसी पॉइंट को लिखना है यहाँ पर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या लिखवाए हैं, हाँ प्रवासी भारतीय लिखवाए हैं ना। अब देखोगे कि हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय का एक बहुत बड़ा संकट है। कैसे संकट है मृणाली, तो इंडियन लोग जो है कहाँ गया इंडिया, फिर खचपच हो गया यार, यही इंडिया वाला लोग हैं। कमाने कहाँ जाता है, सऊदीया, कमाने कहाँ जाता है, ओमान, कमाने कहाँ जाता है, कतर। यानी ये जो मध्य एशिया में है, हमारे भारत की जनसंख्या का लगभग 1 करोड़ प्रवासी रहते हैं बाबू। क्या रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खाड़ी देश बोलते हैं ना। अच्छा बताओ तो नंदनी, खाड़ी देश क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ खाड़ी है ना, पर्सिया, उसी का क्या बोलते हैं, खाड़ी देश बोलते हैं। तो जितना भी अरब सरब सब ये है ना, सबको क्या बोलते हैं, खाड़ी देश कहते हैं। तो खाड़ी देशों में क्या है कि लगभग 1 करोड़ कौन है बाबू, भारतीय है। अब मान लो कि यूएसए अगर यहाँ पर बम छोड़ता है ईरान पर, तो उसका बम पहचानता है कि यह इंडियन है, इसको नहीं मारेंगे, किसी को धुआं धुआं कर देगा। तो प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा की चिंता हमारे ऊपर हो जाएगी। तुमने पढ़ा होगा कि अभी जब कतर दुबई एयरपोर्ट पर जो बम छोड़ा था कुछ दिन पहले, तो हमारे बहुत इंडियन लोग वहां पे जहाज नहीं उड़ पाया था, तो इंडियन लोग वहां फंसा हुआ था ना जी। एक उज्जैन के पंडित था, वो वहां फंसा हुआ था, फंसा हुआ था। बताओ, दूसरा का भविष्य बताने जाता है, बताता है, उसको पता नहीं है कि हम वहां जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे, रो रहा था खूब। हाँ बताओ, सब फर्जीवाड़ा सब है। तो इतना 1 करोड़ भारतीयों का जो जिंदगी का रिस्क है वो कौन लेगा, पंडित जी उसका रिस्क कौन लेगा, सरकार की चिंता है ना। यही कारण है कि जब युद्ध हुआ है, तो युद्ध होने के साथ में बहुत लोग क्या हो गया, इंडिया आ गया हुआ है। तो जहाज का टिकट भी वो तो महंगा हो गया ना, सब लोग पैसा कमाएगा। दूसरी बात कि ये जो 1 करोड़ भारतीय वहां पर रह रहे हैं, तो बदले में हमको रियाल दिनार तक पैसा भेजते हैं ना, कि नहीं भेजते हैं, है ना। यानी ये जो प्रवासी भारतीय हैं, ये हर साल 50 अरब डॉलर रुपया क्या करता है, भारत में भेजता है। और ये बहुत पैसा, बहुत बड़ा रकम होता है, 50 अरब डॉलर, समझ रही हो नंदनी, बहुत पैसा होता है। अगर पूरा लोग वहां से चला आएगा, तो हमारे यहाँ क्या विदेशी पैसा आएगा, तो हम तो ऐसे ही भिखमंगा हो जाएंगे। सोचो, युद्ध हो रहा है किसका, ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का, प्रभाव किस पर देखने को मिल रहा है, भारत पर मिल रहा है। प्रवासी का क्या होगा, भारतीयों को दिक्कत हो जाएगी, है ना। मरता है ज्यादा, बताता है कम, है ना। आगे चले हम लोग, चले हैं, ठीक मिटाए इसको। अगला क्या लिखवाए हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट इसमें खत्म ही कर देते हैं क्या। हाँ, सामरिक हित। सामरिक का मतलब होता है कि हमारे यहाँ स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेस है या पॉइंट है, उसको कैसे हम प्रिजर्व करेंगे। तुमको हम पहले बताए थे कि ईरान कहाँ गया, ईरान में एक पत्तन है, पत्तन का नाम है चाबहार। क्या नाम है, चाबहार। देख लेना कैसे लिखा जाता है, हमको चाबहार या चबार बोलते हैं। ये क्या है बाबू, चाबहार बंदरगाह है। तो तुमको कल परसों पढ़ाए थे ना कि इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कहाँ पे, नेपाल में, भूटान में, वहाँ रोड बनाता है, वहाँ अस्पताल बनाता है। तो चाबहार बंदरगाह को बनाने के लिए ना भारत भी निवेश किया है। क्या किया, भारत भी इसको पैसा दिया है। अब सोचो कि इंडिया पैसा दिया किसको, चाबहार बंदरगाह को बनाने के लिए, मतलब उसको निर्माण अच्छे से करने के लिए। क्यों दिया, इसका लोभ क्या है कि देखो भाई, अगर यूएसए से कोई जहाज आ रहा है, तो लाल सागर होती है, सूरज कैनाल से आएगा, सूरज कैनाल यही ना है, यहाँ से आएगा, फिर निकलेगा तो यहाँ चाबहार बंदरगाह पर जहाज सांस लेगा, है ना। क्या लेगा, सांस लेगा, तो यहाँ तेल मोबिल पेट्रोल भरवाएगा, है ना। फिर यहाँ से क्या करेगा, वापस इंडिया आएगा। अगर ये जहाज लगातार चलता तो तेलवा तो खत्म होता है ना जी, तो वहां पर ले लेगा। तो भारत सरकार चाबहार बंदरगाह में निवेश किया है ताकि चाबहार बंदरगाह को
भारत सरकार खाड़ी देशों के साथ हो रहे द्विपक्षीय व्यापार में जो उत्पादों का आयात निर्यात होता है उसको एक हैंगर आउट, उसको बोलते हैं लंगर के रूप में यूज कर रहा है। परंतु अभी युद्ध का समय है तो क्या भारतीय कोई भी जहाज यहाँ लंगर डालेगा? नहीं ना, सीधे बम आएगा उड़ा देगा, उसको थोड़ी पता है कि इंडिया का जहाज है। तो हमारा क्या होगा, हमारा सामरिक हित ये है कि हम जो पैसा वहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हमारा अभी प्राण सूखा हुआ है, कहीं अगर वो बंदरगाह उड़ा दिया तो हम क्या करेंगे? बात समझ में आया? पहला सामरिक तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में ये होता है कि ईरान जो है, ईरान में भारत सरकार द्वारा कुछ आधारभूत संरचना का भी क्या किया है, आधारभूत संरचना का भी निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। जैसे अस्पताल का, कुछ रेस्टोरेंट भी खोला गया हुआ है, प्लस कि ईरान में जो हमारे राजदूत है रहता है ना, एम्बेसी, पूरा खर्चा कौन उठाया है? इंडिया उठाया हुआ है। तो अच्छा चीज़ वहाँ मस्जिद बनाया हुआ है, चीज़ों बना कर रखा हुआ है। अब हम क्या किए कि भारत को हम ईरान में बना दिए हैं, क्या अच्छा चीज़ बना दिए हैं, और यूएस उसको हमला करके उड़ा दे रहा है। तो हम सोचेंगे ना कि मेरा चुनाव ही गलत हो गया हुआ है, तो हमारा मनमुटाव शुरू हो जाएगा। किससे? ईरान से। मान लो कि अभी युद्ध खत्म भी हो जाए तो जो चीज़ खराब हुआ तो हम ही ना वापस बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट खराब हुआ तो इन्वेस्टमेंट तो हम ही बनाएंगे, इंडिया वाला बनाएंगे। और 2 साल बाद फिर हमला कर दिया तब तो इसका ठीक थोड़े है अमेरिका का, इजराइल का, धुआं धुआं करने करेगा उसको। तो हमारा सामरिक हित है ना ईरान के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ और हमारा सामरिक प्रभावित होगा। और जरा सोचो, इंडिया अभी आगे पढ़ेंगे, यूएसए के साथ भारत का भी संबंध अच्छा है ना, और इजराइल तो हमारा दोस्त है। तो यदि हम किसी प्रकार का मदद ईरान को करना चाहते भी हैं तो हम डर के मारे नहीं कर पाएंगे, दोस्ती खराब हो। अभी जो हम लोग कृषि का उत्पादन देख रहे हैं, हमको कृषि का तकनीक ज्यादा कौन दिया? इजराइल दिया हुआ है। जो ड्रोन देख रहे हैं, ड्रोन हमको कौन दिया? इजराइल दिया हुआ है। जो भी नालंदा में काला आलू निकल रहा है जिसमें कि शुगर नहीं होता है, वो कौन दिया? वो बीज कौन दिया? इजराइल दिया हुआ है। ईरान हमको खाली तेल देता है, लेकिन इजराइल हमको क्या दे रहा है? बंदूक देता है, हमको तकनीक देता है, हमको ड्रोन देता है। तो अगर हम ज्यादा ईरान से प्रेम करेंगे तो हमारा इससे संबंध क्या खत्म हो जाएगा। देखती हो मोदी ज्यादा नेताओं को खाली गले ही मिलता है, वो भाई इजराइल के राष्ट्रपति से। ठीक, वो उसका अलग मामला है, उससे हमको नहीं जाना है। ठीक है, हमको नेता बनने दो 2030 के चुनाव में ना, तो तुमको हम अपना बिहार का स्पेशल रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विशेषज्ञ में तुम्हारा नाम डलवा देंगे सेक्रेटरी में। ठीक है, तो मध्य करना बताते रहे डेलीगेट सबको, मिटा इसको। यही इसका सामरिक हित है। ठीक, सामरिक हित का मतलब जानकार तुमको एक बोर्ड लगा देंगे। अब बोले कि जो भी व्यापार करना है बिहार का, जाइए मैडम से मिलिए जाकर। अच्छा, ठीक है, हो गया है? ठीक है, चलो अगला क्या है? विदेशी नीति। देखो अब क्या है, हमारा विदेश नीति क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम कहता है। सिंपल सा लॉजिक है कि हम सभी राष्ट्रों को, सभी देशों को क्या मानते हैं? अपना कुटुंब मानते हैं, भाई बहन मानते हैं। ठीक है, परंतु अभी जो युद्ध हो रहा है तो भारत सरकार के लिए एक असमंजस का स्थिति यह उत्पन्न हुआ है कि युद्ध के अकॉर्डिंग हम अपना विदेश नीति तय करें। हमको भूख लगा है नंदिनी, हमको क्या लगा है? भूख लगा है, और ईरान में आग लगा हुआ है, और ईरान हमको खाना दे सकता है, तो क्या हम ईरान से मांगने जाएंगे? नहीं ना। तो हम अपने दूसरे पड़ोसी की ओर ध्यान देंगे ना। तो दूसरे जो पड़ोसी जिसको हम ध्यान में नहीं दिए थे कभी, तो अब हमारा संबंध किससे बनेगा? नए नए वैसे देशों के साथ बनेगा कि जिससे हमारा द्विपक्षीय संबंध ज्यादा नहीं हुआ करता, तो नए नए व्यापारी साझेदार हमारे पास में बनेंगे। तो हमारी इस युद्ध के कारण जो हमारी विदेश नीति है वो भी क्या होगा? मॉडिफाई होगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? युद्ध के कारण हमारा विदेश नीति क्या होगा? सीधे मॉडिफाई होगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? विदेशी के बाद क्या लिखवाए हैं? हाँ देखो, अब इंडिया और यूएसए का क्या राजनीतिक, हाँ रणनीतिक साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी। अब देखो, अगर हम यूएसए से अभी झगड़ा कर लिए होते, मान के चलो, तो क्या यूएसए हमको छोड़ता?
हो सकता है वो भी हमको हमला करता है, कुछ व्यवस्था डिस्टर्ब करता है हमको। लेकिन अभी क्या है कि यूएस से बोला है ना इंडिया को, क्या बोला है, चिंता मत करो यार, तुमको एलपीजी नहीं है, तुमको कौन एलपीजी देगा, मैं दूंगा। तुमको अनाज नहीं, अनाज तुमको कौन दूंगा, मैं दूंगा। तुम, हाँ, तुमको अगर तेल की दिक्कत अगर हो रहा है तो हम रसिया से तुमको तेल देने के लिए बोला है ना, पढ़ेंगे पेपर में कि अमेरिका सरकार ने भारत को यह अनुमति दिया है कि 30 दिनों तक आप रसिया से क्या मंगवा सकते हैं, तेल मंगवा सकते हैं। तो सोचो कि हम बहुत अच्छा जगह पे बैठे बसे पड़ेंगे, रसिया क्या करेगा, चुप्पे चापे यहाँ से तेल पहुंचा देगा बम्बई के एयरपोर्ट पर, कहा ना यहाँ आएगा युद्ध करने के लिए, है ना परमिला। तो यूएसए के साथ जो हमारा रणनीतिक साझेदारी है वो इस युद्ध के कारण भी मॉडिफाई होगा और हमारा बदलेगा। यह जो साझेदारी होगा रक्षा क्षेत्र में होगा, उसके बाद की आर्थिकी क्षेत्र में होगा और द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते में होगा, 3 क्षेत्रों में यह होगा। बात समझ में आया, रक्षा, व्यापारिक और द्विपक्षीय रिश्तों में। ठीक, अगला पॉइंट क्या लिखवा है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, भारत और खाड़ी देशों से संबंध, अब देखो कि ये युद्ध ने हमको बता दिया, इस युद्ध ने हमको बता दिया कि इंडिया का कितना पावर, इंडिया का सॉफ्ट पावर कितना ज्यादा है। तुमने पढ़ा होगा कि दुबई में जब ईरान ने हमला किया तो बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट थे वहाँ फंसे थे, लोग वहाँ पर रहा भी था, पंडितवा भी फंसा हुआ था वहीं पर, उज्जैन का पंडित। तो दुबई की सरकार ने बोला ना कि जितने भी टूरिस्ट हैं उसको अच्छे होटल में तुम रखो, पूरा खर्चा कौन देगा, दुबई सरकार देगा। कितना अच्छा बात है, बताओ तो। पंडित जी का तो एकदम लौटी निकल गया कि पर्यटक को जो भी होटल खाली है, चाहे 7 स्टार हो 11 स्टार हो, वहां पर तुम रखो और खाना पीना सब उसको तुम दो। जब स्थिति सामान्य होगी हमारी तो हम सभी तीर्थ यात्रियों को या जो भी पैसेंजर हमारे पास में होगा सबको हम उसके अपने अपने देश को भेज दिया करेंगे। कितना पावर है हमारे भारत का, समझ रही हो। बाकी खूब अच्छा भी, लोग आना नहीं चाह रहे, बोले ना सर युद्ध होते रहे, हम लोग रहेंगे, फ्री में खाना मिल रहा है होटल। ठीक है, तो भारत खाड़ी देशों से संबंध क्या है कि ठीक है हमारा संबंध अभी युद्ध का गड़बड़ हुआ है, लेकिन हमारा अरब से भी संबंध उतना ही प्यारा है जितना ओमान के साथ में है, जितना हमारा यमन के साथ में है, जितना हमारा तुर्की के साथ में है, जितना हमारा मिस्र के साथ में है। पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें यहाँ पर तो बाकी देशों के साथ संबंध ठीक ठाक है ना हम लोगों का। तो खाड़ी देशों के साथ जो भारत का संबंध है वो संबंध काफी मधुर है और भारत अच्छे कूटनीतिक देश होने के नाते इस संबंधों को वर्तमान युद्ध की स्थिति में भी अच्छे तरीके से निभा पा रहा है और जी पा रहा है। ठीक है, ईरान में नहीं भाई, उसके आसपास में। ईरान में तो जो गया तो एकदम जिंदा वापस आया कि नहीं कोई नहीं जानता है। तुम लोग तो यहाँ के अपना चैन से हो, जो मर्चेंट नेवी में काम करता है ना परमिला, वो पूरा तेल उल जहाज लेकर के जा रहा है, कब उसके ऊपर बम गिर जाएगा नहीं कोई जानता है। गुड, इसी गुण के कारण हमने कहा है कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का तो उनको कूटनीति रणनीति का रखा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या पॉइंट लिखवाए हैं, समुद्री आतंकवाद ना, समुद्री अलग होगा, आतंक आपूर्ति है ना, आपूर्ति श्रृंखला लिखवाए। अब देखो बाबू, समुद्री आपूर्ति श्रृंखला में क्या है कि तुमको पता होगा कि हमारे यहाँ जितना भी व्यापार होता है वह व्यापार अधिकांशतः कहाँ से होता है पर मेरा बड़ा बड़ा व्यापार समुद्र से ही होता है ना। देखो ये युद्ध कब शुरू हुआ, 28/5/2026 को। ठीक, क्या था कि ईरान के पास किसी प्रकार का खेती वाला भूमि ज्यादा नहीं है, बताया थे हम तुमको, आप लोगों को। ठीक है, भारत क्या किया था कि मतलब फरवरी के मध्य में ही 10-11 तारीख को फरवरी में यहाँ पर ना 4 लाख टन जो था वो बासमती चावल जो था, वो बासमती चावल बड़का जहाज में लाद करके भेजा था यहाँ, चाबहार भेजा था, ईरान के लिए भेजा था कि भाई तुम लोग खाओ पियो मस्त रहो। अब क्या है कि ये बासमती चावल जहाज पर लदा हुआ है, अरबों का अनाज चावल है। अब भाई ये तो युद्ध में लगा हुआ है, अब ये यहाँ पर कैसे लेगा, ये जहाज क्या है कि समुद्र में बीच में डोल रहा है।
ये जो जहाज लदा हुआ है इसमें 4 लाख टन चावल है, वो क्या है, समुद्र में डोला। तो शुक्र है कि यहाँ डोल रहा है, अगर यहाँ डोलता तो आता पूरा कौन, सोमालिया का आटा को लूट के लेके चले जाता है। अब जितना दिन वहां पर समुद्री जहाज लूटा हुआ है तो ईंधन चल ही रहा है, पानी व्यवस्था खर्च हो ही रहा हुआ है, और समुद्र में ज्यादातर अगर अनाज रह लेता है तो समुद्री में आर्द्रता अधिक होता है ना, तो उस आर्द्रता के कारण हो सकता है हमारा अनाज भी खराब हो जाए, है ना। और दूसरी बात यह है कि जितना भी हम व्यापार कर रहे हैं अफ्रीका से, यहाँ दक्षिण अमेरिका देशों से, तो सब तो हमारे इसी रास्ते से होकर के जा रहा है। तो अब यहाँ से होकर के हमारा व्यापार प्रभावित हुआ है, क्योंकि हम अभी डर रहे हैं किसी प्रकार का व्यापार करने, नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला है प्रभावित हुई है, हम कपड़ा नहीं मंगवा रहे हैं, हम अनाज नहीं दे पा रहे हैं, किसी प्रकार का हम जो भी वस्तु होता है वो नहीं मंगवा पा रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगा ना। जो रोटी मिलता था 5 रुपये, रोटी कितने में मिल रहा है होटल में, सीधे कर दिया 12 रुपये रोटी एक पीस। गैस नहीं मिल रहा है लोग का। अगर ये युद्ध ज्यादा लंबे समय चलेगा ना तो महंगाई केवल खाने का नहीं होगा, कपड़ा लत्ता टीम टाम सब हो जाएगा, सब महंगा हो जाएगा। नहीं पर मिला आया समझ में, मतलब टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ आइए चल आगे क्या है, अगला क्या लिखना है, हाँ अब देखो आतंकवाद एवं क्षेत्रीय असंतुलन। अब देखो ईरान और बाकी के देश पूरा युद्ध में लगा हुआ है, इंडिया भी यहाँ पर क्या कर रहा है, अपना आंख लगा कर रखा हुआ है कि क्या क्या चल रहा है। तो अगर हमारा इंडियन गवर्नमेंट, देखिए तुम लोग पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में कि ईरान से युद्ध छिड़ते ही भारतीय सीमा पर क्या किया, पूरा बल को एकदम टाइट कर दिया गया है। उसको पता है इंडियन गवर्नमेंट को कि वहां सब लोग रहेगा युद्ध में उलझा हुआ, और पाकिस्तानी बीच में क्या करेगा, बॉम्बे फोड़ देगा। हमारे यहाँ नए नए आतंकवादी पैदा हो जाएंगे, हमारे रीजन में ही नया नया आतंकवाद शुरू हो जाएगा, और हम इल्जाम क्या लगाएंगे कि ईरान ने हम पर हमला कर दिया है। दो देशों के बीच में यदि झगड़ा हो रहा है तो तीसरा देश जो होता है ना हमेशा फायदा उठाने के लिए तैयार रहेगा। चाइना तो बोल भी किया है, ईरान मत घबराओ, लड़ो तुम जब तक लड़ना, तुम हम है ना। चाइना बहुत पावरफुल है, हो सकता है कि हाँ हो सकता है चाइना ही कहीं इसमें बमबारी नहीं कर दे हमको, बात समझ रही हो। तो ये क्या करेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, देखिए ना दिल्ली में एक लड़की कह रही थी कि ईरान का नेता मर गया तो मैं भी जाऊंगी, मेरे शौहर जाएंगे, मेरे बाल बच्चे सब जाएंगे लड़ने के लिए। बताओ साला रह रहा है हमारे भारत में, खा रहा है हमारे यहाँ, और रो रहा है किसके लिए, इजराइल के राष्ट्रपति जो मर गया गुरुबा उसके लिए रो रहा है। हाँ खेमचे की खोमचो क्या नाम उसको पता नहीं चल रहा है, तो उसको बोल रहा है कि हम वो मर गया तो क्या मेरा पूरा औलाद हो जाएगा, तो तू ही चल जाओ लड़ने के लिए भाई। किसको किसको ठीक है। आतंकवाद को क्या करेगा, बढ़ावा मिलेगा। और क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब ये होता है कि किसी किसी क्षेत्र में हो सकता है कि कोई वस्तु सस्ता मिले, कोई वस्तु महंगा मिले। भाई जिस राज्य के पास में ज़्यादा तेल होगा तो वहाँ तेल सस्ता मिलेगा, बाकी जहाँ नहीं हो तेल वहाँ महंगा मिलेगा। जैसे अभी भी हमारा जो यूपी में तेल कम मिलता है, बिहार में तेल ज़्यादा महंगा मिलता है, राजस्थान में तेल का दाम थोड़ा सा और कम, 1-2 रुपये का अंतर हो जाता है। बात समझ रही हो। तो ये युद्ध के कारण विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय असंतुलन तो होगा ही होगा, और आतंकवाद को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट बताओ तो वैश्विक राजनीति। अब देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैश्विक राजनीति का क्या होगा। वर्तमान संदर्भ में क्या है मृणालिनी कि जब हम लोग एक युद्ध वाले माहौल में जी रहे हैं, तो भारत को जो पहले की अपनी रणनीति होती है उसमें थोड़ा परिवर्तन करने की क्या है परमिला, आवश्यकता है, जरूरत है। तो इस युद्ध के अंतर्गत, इस युद्ध के मद्देनजर भारत को अपनी वैश्विक राजनीतिक और वैश्विक कूटनीतिक व्यवस्थाओं को फिर से पढ़ने का, फिर से समझने का, और फिर से अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने का क्या है, आवश्यकता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? आगे क्या है, वही चीज है अंतर्राष्ट्रीय का, दोनों एक ही चीज लिखवाए हैं, दोनों की चीज हो जाएगा। अब कूटनीतिक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो काम उसी को आगे करेंगे, आसान चीजें हैं ये। आगे क्या है, खत्म।
बोलो सीधा सा समझो कि अगर युद्ध हो रहा है तो डिस्टर्बेंस तो होगा ना, हमको तेल मोबिल महंगा हो जाएगा। इसे क्या सीख मिलता है कि अपने पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे से रखा करो। अब यहाँ एक चीज तुम लोग और समझ लो ध्यान से, जरा बताना मृणाली, एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप लोग भी बताना ऑनलाइन वाले बच्चे। अमेरिका बहुत पैसा वाला आदमी है, ईरान गरीब आदमी है ना, नो डाउट। अगर यूएसए और ईरान है एक तरफ खड़ा है, तो बताओ कि सबसे ज्यादा लॉस किसको हो रहा है, एकदम सोच के बताना। नहीं रुको, एक मिनट रुको, बताओ, बताइए तो नेहा मैम कि अगर यूएसए ईरान में झगड़ा हो रहा है तो सबसे ज्यादा लॉस किसको हो रहा है? यूएसए को सर। अच्छा ठीक है, मृणाली कह रही है, मृणाली बोली कि यूएसए को लॉस हो रहा है। और कोई आदमी जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अंजलि जो है यूएसए को कह रही है, और नंदी तुम जल्दी बताओ। सर्वाधिक लॉस, ठीक है, नंदरी भी कह रही है यूएसए को हो रहा है। तुम बताओ तो कोमल। सब होता है, कौन होगा बताओ, जल्दी बताओ, दोनों के यूएस। ठीक है, कोमल भी बता रही है यूएसए का। आप बताओ तो मधु गुप्ता, जल्दी बताओ बाबू, हमको पढ़ाना भी है इसमें थोड़ा सा और। सर यूएसए का ही। हाँ ठीक है सर, यूएसए का इसी का होगा। अंजलि क्या नाम है, मधु भी यही बता रही है। आप बताइए तो नेहा मैम किसको होगा, जल्दी बताइए। तुमको तो ऊपर मिला। ठीक ठीक, ओके ओके, रुको यार रुको, सब्र करो। तुम कभी सोची हो कि तुमसे हमने यह सवाल अगर पूछा है तो उसके तुम बस फरवरी में तुमको, फरवरी के ब्याह कनपट्टी में सेनू, फरवरी तुमने जवाब दे दियो किसको, यूएसए का हो रहा है, बोली हो ना, कोई दिक्कत। लेकिन क्या तुम ईरान के पक्ष से सोची हो? नहीं सोची। देखो ईरान के पास में जो भी असर, यहाँ लोग मरिए रहे हैं, मर रहा है ना। यूएसए और ईरान के बीच बहुत लंबी दूरी है ना। ईरान का एक स्थान को, स्थान मतलब क्या, वहां मकान होगा, चाहे दुकान होगा या बिल्डिंग बना होगा, यही ना होगा जी। अब मान के चलो कि मतलब 50 करोड़ का कोई बिल्डिंग है, मान लो 50 करोड़ का कोई बिल्डिंग है, और तुम यहां से लगभग 50-60 अरब रुपए का बैलिस्टिक मिसाइल तुम यहां पर क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो। हमारे पॉइंट को समझो, 50 करोड़ की बिल्डिंग को उड़ाने के लिए तुम 1-2 अरब का क्या छोड़ रहे हो, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहे हो। वो भी एक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, एक बार में हजारों बैलिस्टिक मिसाइल आप छोड़ रहे हैं, तो कितना 1000 अरब का आपका लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं। ईरान को क्या लॉस हुआ, 5 करोड़ का, और अमेरिका कितना हुआ, 1000 अरब से ज्यादा का हो गया। तो दिक्कत। और आगे पॉइंट समझो, यूएसए जब हमला इसको कर रहा है तो ईरान जो होता है, तुमको पता है कि ईरान के पास ड्रोन सिस्टम काफी बढ़िया, उसको चीन खूब दिया हुआ है। ईरान क्या कर रहा है, ईरान जो है जहां इसका खुला जमीन है ना, वहां बैलून वाला हवा भरने वाला जो होता है, वो पनिया ये लड़ाकू विमान और फाइटर जेट को क्या कर रहा है, डिपोट कर रहा है। देखी होगी तुम लोग, न्यूज़पेपर पढ़ी होगी। ओरिजिनल जहाज जमीन के नीचे छुपाया हुआ है, और जो वास्तव में जहाज है, नहीं होता कि जैसे कि बैलून से हाथी बना देता है, हवा भर भर के सच में रहता है। तो ये डमी एरोप्लेन, डमी लड़ाकू विमान और डमी है क्या, हाँ, तो अन्य और लड़ाकू विमान को यहाँ पर खड़ा कर दिया हुआ है। ऊपर से जब जहाज जाता है, रडार जाता है, तो रडार क्या बोलते हैं, इधर देखो ना, रडार क्या बताता है इसको बोलता है कि भाई तो यहाँ लड़ाकू विमान खड़ा हुआ है। लेकिन जब 1000 करोड़ रुपया का बम वहां फूटता है तो वहां लगता है, वहां हवा रहता है, क्या रहता है, तो बैलून का रहता है ना जी। लॉस किसको हो रहा है, यूएसए को। ईरान इसीलिए बोला है कि मैं तुमसे 10 साल तक लड़ूंगा, चूंकि अमेरिका के पास में अमेरिका का इकोनॉमी खत्म हो रहा है। तो कभी तुमसे पूछे तो इसको नहीं बोलना बाबू, सर्वाधिक लॉस क्या बोला, हाँ ठीक, सही बात है। सबसे अधिक लॉस किसको हो रहा है, यूएसए, सही बोल रहे हो। सबसे अधिक लॉस किसको हुआ है, यूएसए को हुआ है, ईरान को नहीं हो रहा है। क्योंकि इसकी भाई अमेरिका किस पे कूद रहा है, पैसा पे, इकोनॉमी पे कूद रहा है ना। इकोनॉमी इसका यह तोड़ के रख देगा कौन, यूएसए, ईरान। देखोगी कि जब कुश्ती होता है ना, कभी देखिए कुश्ती लड़ते हुए, तो जो समझदार पहलवान होता है ना, वो कुश्ती करेगा, खाली कूदेगा फानेगा, ऐसे सामने वाले को क्या खाली कूदवाएगा। क्यों, क्योंकि कूदने उसकी एनर्जी खत्म हो जाए। जब लगेगा कि इसकी एनर्जी खत्म, तो ये क्या उसका देह पर चढ़ के एकदम उल्टा उल्टा कर देगा। वही काम कौन कर रहा है, ईरान। ईरान को पता है कि तुम नाचाओ बेटा, जितना नचना है। ईरान घुमा के रखा हुआ है इसको, आने वाले समय में
यूएसए को क्या बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली लॉस होगा। इसका लॉस जब होगा तो ये टैरिफ क्यों बढ़ाया हम समझिए। मोदी गवर्नमेंट ये यूएसए जो है इंडिया पर टैरिफ लगाया ना 50% हर देश पे लगाया हुआ, क्यों बढ़ाया टैरिफ का? अपने युद्ध की भरपाई वो क्या करेगा, हमारे तुम्हारे पैसों से कर रहा है। तो सर्वाधिक लॉस किसको हो रहा है? यूएसए। समझ में आ गया बाबू? यही टॉपिक है। तो तुम लोग को क्वेश्चन हम रात में भेज देते हैं बना करके और उसको लिखने का प्रयास करना।